नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKM एक्सप्लेन पर। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो ला सकें। और इसमें बताए गए स्थान व घटनाएं सभी काल्पनिक हैं, कृपया इन्हें दिल पर न लें और ये सभी लेखक की देन है। धन्यवाद। अध्याय 21 एक महान खोज। कृपया सुझाव दें और आगे पढ़ें। गांव के प्रवेश द्वार पर लगभग 10,000 लोग जमा थे, लेकिन वहां पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लू परिवार के आम सदस्य लगातार लू चेनेगान के चेहरे के भावों पर नजर रख रहे थे। जब 1 घंटा बीत गया और उन्होंने लू चेनेगान की भौहों में हल्की सी सिकुड़न देखी, तो वे भी बहुत चिंतित और घबरा गए। लू चेनेगान ने अपने आसपास के मनुष्यों को नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहे 28 युवकों पर केंद्रित था। 1 घंटा हो गया है। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती है ना। लू चेनेगान ने अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट अवेकनिंग डिस्क पर एक नजर डाली और अचानक उसने देखा कि डिस्क पर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला ज्वलंत लाल रंग हल्की रोशनी के साथ झिलमिला रहा है। हलचल मची है। जैसे ही लू चेंगन ने अपने हाथ में मौजूद स्पिरिट अवेकनिंग डिस्क में बदलाव देखा, उसकी थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत शिथिल हो गईं। उसने हाथ बढ़ाया और स्पिरिट अवेकनिंग फील्ड से एक दुबले पतले लड़के को पकड़ लिया। तुम्हारा नाम क्या है? लू चेनेगान ने मुस्कुराते हुए दाव से पूछा। लू चेनेगान द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद दुबला पतला लड़का थोड़ा भ्रमित लग रहा था, लेकिन ये पहचानते ही कि उससे कौन सवाल कर रहा है, उसने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, अमर गुरु को रिपोर्ट करते हुए, मैं लू सोन हूँ। तुमने अपनी आत्मा को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया है और अमरता की ओर तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। लू चेनेगान मुस्कुराया और लू सोन की ओर देखा। उसने लू सोन की स्थिति के बारे में पहले ही कुछ अनुमान लगा लिए थे। लू सोन के आध्यात्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक जागृत करने के बाद उसके आसपास के आम लोगों द्वारा कोई विशेष उत्साह न दिखाने से पता चलता है कि लू सोन संभवतः एक अनाथ है। परिवार के संस्थापक साधक की मृत्यु के बाद से सामान्य दुनिया में लू सोंग जैसे कई अनाथ बच्चे हैं। लू सोंग अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। वह आज्ञाकारी भाव से लू चेनेगान के पीछे खड़ा हो गया और लू चेनेगान के अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। लू सोंग के संभावित साधक होने से लू चेंगन को थोड़ी राहत मिली। कम से कम इस बार आध्यात्मिक जागृति का प्रयास विफल नहीं हुआ था और वह अपने परिवार को इसका कारण बता सकता था। कुछ ही मनुष्यों में अमरता प्राप्त करने की प्रतिभा होती है। लू सोंग द्वारा स्पिरिट अवेकनिंग डिस्क को सक्रिय करने के आधे घंटे से अधिक समय बाद लू जियांग नामक एक लड़की ने फिर से स्पिरिट अवेकनिंग डिस्क को सक्रिय किया। उसके बाद किसी और ने स्पिरिट अवेकनिंग डिस्क से कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न की। इन 28 युवकों में से 2 के संभावित साधक होने की संभावना पहले से ही बहुत अधिक मानी जा रही थी और लू चेंग इससे काफी संतुष्ट थे। निराश मत होइए, 15 वर्ष से कम आयु के आप सभी को अगले वर्ष इसी समय अपनी ऊर्जा को फिर से जगाने का एक और मौका मिलेगा। लू चेनेगान ने उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखा जो उसकी आत्मा को जगाने में असफल रहा था। उसे सांत्वना के कुछ शब्द कहे और फिर उन पर और समय बर्बाद नहीं किया। लू शेंग से कुछ देर बात करने के बाद वह लू सोंग और लू जियांग, उन 2 युवकों को जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर लिया था, सीधे रेड स्मोक माउंटेन पर ले गया। रेड स्मोक माउंटेन पर स्थित लू परिवार के पैतृक हॉल में रेड स्मोक माउंटेन पर बचे हुए साधक अब वहां एकत्रित हैं। शेंग न क्या ये दोनों सफल साधक हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत कर लिया है? लू वेनेक्सिंग ने कुछ आश्चर्य के साथ दाव से पूछा। न केवल लू वेनेक्सिंग बल्कि पैतृक हॉल में मौजूद लू परिवार के अन्य साधक भी लू चेनेगान को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें परिवार में आम लोगों की स्थिति की भी कुछ समझ थी और आध्यात्मिक जागृति के मानदंडों को पूरा करने वाले आम लोगों की संख्या बहुत सीमित थी। यदि ये दोनों नवजागृत साधक हैं तो इस बार उनका भाग्य असाधारण रूप से अच्छा है। कुल प्रमुख और साथ ही कुलवासियों को सूचित करते हुए, इस बार हमें बेहतर सफलता मिली है। हमने परिवार के लिए 2 संभावित साधकों को खोज लिया है। लू चेंगन ने लू वेनेक्सिंग को देखकर मुस्कुराया, फिर उसकी नजर लू सोंग और लू जियांग पर पड़ी। लू सोंग, लू जियांग, आप क्यों नहीं आते और कुल प्रमुख और परिवार को अपना सम्मान देते हैं? एल्डर, जब लू सोंग और लू जियांग ने लू चेनेगान को अपना नाम पुकारते सुना तो वे तुरंत बहुत घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने शांत रहने की पूरी कोशिश की। वे लू चेनेगान के सामने गए और लू वेनेक्सिंग और लू परिवार के अन्य बुजुर्गों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। लू वेनेक्सिंग ने लगातार 3 बार अच्छा कहा और लू परिवार के साधक भी बेहद खुश हुए। पैतृक हॉल के आनंदमय वातावरण से बाहर निकलने के बाद लू परिवार का साधक अकेले ही हॉल से बाहर निकल गया और फायर लोकस्ट माउंटेन की ओर देखने लगा। परिवार की आत्माओं को जागृत करने का उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। फायर लोकस्ट माउंटेन और ग्रीनवुड रिज में अभी भी आम लोग रहते हैं और युवा लोग उनकी आत्माओं को जागृत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फायर लोकस्ट माउंटेन, ग्रीनवुड रिज और रेड स्मोक माउंटेन एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। लू चेनेगान अपने पीले कागज के सारस पर सवार होकर तेजी से वहां पहुंच गया। इन दोनों स्थानों पर योग्य किशोरों की आत्माओं को सफलतापूर्वक जागृत करने के बाद उसने परिवार के लिए 3 साधना बीज भी खोज निकाले। इन दोनों स्थानों में योग्य किशोरों की संख्या रेड स्मोक माउंटेन की तुलना में भी कम है। इतने कम किशोरों में से 3 संभावित कल्टीवेटर का उभरना एक बहुत ही उच्च संभावना है। हालांकि इस बार लू परिवार में प्रकट हुए 5 नए साधना बीजों में कोई खास प्रतिभा नहीं थी। उनमें से सबसे तेज आत्मा जागृति डिस्क की प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में लगभग 1 घंटा लग गया। हालांकि यह एक काफी सामान्य घटना है। अतीत में लू परिवार में पाए जाने वाले सभी कृषि बीज मूल रूप से इसी प्रकार के थे। फायर लोकस्ट माउंटेन और ग्रीनवुड रिज में कल्टीवेशन सीड्स की खोज के बाद लू चेनेगान ने तुरंत परिवार से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे एक कल्टीवेटर को भेजकर नव खोजे गए कल्टीवेशन सीड्स को परिवार में वापस लाएं। उसका परिवहन का साधन एक पीली कागज की बनी सारस थी, जिसकी भार वहन क्षमता सीमित थी और वह किसी अन्य व्यक्ति को परिवार तक वापस ले जाने में सक्षम नहीं थी। लू वेनेक्सिंग और लू परिवार के अन्य साधकों ने पहले ही तैयारियां कर ली थी। वे बस लू चेनेगान के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। लू चेनेगान का संदेश मिलने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की।
लू चेनेगान के पीले कागज के सारस पर सवार होकर रेड स्मोक माउंटेन लौटने के बाद फायर लोकस्ट माउंटेन और ग्रीनवुड रिज में पाए गए कृषि बीज भी रेड स्मोक माउंटेन पहुंच गए। रेड स्मोक माउंटेन लू परिवार के पैतृक हॉल में स्थित है। लू विनिक्सिंग, लू विनशिंग और लू परिवार के क्यूई शोधन साधकों के अन्य सदस्य पैतृक हॉल में लू परिवार की पैतृक पट्टिकाओं के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इस साल परिवार पर मानो स्वर्ग की कृपा रही है, क्योंकि चेंगन ने परिवार के लिए कुल 5 कृषि बीज लाए हैं। लू विनिक्सिंग की निगाहें लू परिवार के साधक पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक जागृति का मामला चेंगन को क्यों सौंपा गया, क्योंकि चेंगन इसके योग्य है। लू विनिक्सिंग की निगाह लू चेनेगान पर पड़ी और उसने जोर से कहा, ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों ने परिवार को अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। परिवार इस संकट को इसलिए हल कर पाया क्योंकि चेनेगान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन साधकों को मार गिराया जो फायर लोकस्ट माउंटेन और ग्रीनवुड रिज की ओर बढ़ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अंततः परिवार ने आध्यात्मिक जागृति का कार्य चेंगन को सौंपकर सही निर्णय लिया। इस बार चेंगन परिवार के लिए साधना के 5 बीज लेकर आया। लू विनिक्सिंग का चेहरा उत्साह भरी मुस्कान से भरा हुआ था। वह लू चेनेगान को बढ़ती संतुष्टि के साथ देख रहा था और लू चेनेगान को लू परिवार का भाग्यशाली सितारा और परिवार की उन्नति की आशा मान रहा था। जिदाओ में लू परिवार के अन्य साधकों ने लू चेनेगान द्वारा इस अवधि के दौरान परिवार के लिए किए गए कार्यों को देखकर लू चेनेगान को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। लू चेनेगान द्वारा खोजे गए 5 संभावित साधकों ने उन्हें बड़ी उत्सुकता से देखा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाला अमर गुरु इतना शक्तिशाली होगा। चेंगन की आज की सफलता पूरी तरह से परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन की बदौलत है। चेंगन अब जो कुछ भी कर रहा है वह बिल्कुल सही है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए लू चेनेगान ने धीमी आवाज में बात की, जिससे लू परिवार के अनुयायियों ने उनकी और भी प्रशंसा की। लू चेनेगान के बोलने के बाद कुल प्रमुख लू विनिक्सिंग लू चेनेगान से और भी अधिक संतुष्ट हो गए। उन्होंने सही समय पर योद्धाओं का हौसला बढ़ाया और फिर अपना ध्यान 5 साधकों की ओर मोड़ दिया। आत्मा जागृति की प्रक्रिया अब सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये 5 संभावित साधक अभी तक सही मायने में साधना के चरण में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। उन्हें साधना के तरीके के बारे में मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए एक समर्पित साधक की आवश्यकता होगी। यह अपेक्षाकृत परेशानी भरा काम है और इसे आमतौर पर ऐसे किसान करते हैं जिन्हें इससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। लू विनिक्सिंग ने तुरंत पैतृक हॉल में व्यवस्था की। लू सोंग और अन्य 4 लोगों को प्रशिक्षण देने वाले साधक को इन 5 साधना बीजों को पैतृक हॉल से बाहर ले जाने का निर्देश देने के बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मामले का जिक्र किया। ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों का सफाया हो चुका है और ब्लैक पाइन माउंटेन की यह पवित्र भूमि हमारे लू परिवार के हाथों में आ गई है। अब ग्रैंड एल्डर कबीले के साधकों का नेतृत्व करते हुए ब्लैक पाइन माउंटेन की रक्षा कर रहे हैं। परिवार की योजना के अनुसार ब्लैक पाइन माउंटेन, ये पवित्र भूमि, एक कृषि थीम वाले बाजार के रूप में विकसित की जाएगी, जो परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग बन जाएगी। लू विनिक्सिंग ने गहरी आवाज में बात की। उन्होंने पहले ही इस मामले का खुलासा कुल के साधक के सामने कर दिया था, इसलिए जब लू परिवार के साधक ने लू विनिक्सिंग को इस बारे में दोबारा बात करते सुना तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि कुछ उम्मीद जगी। लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना होगा। रेड ज़ेड माउंटेन जू परिवार का सफाया करना होगा। लू विनिक्सिंग ने ठंडे लहजे में दाव को समझाते हुए कहा, पहले ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों ने परिवार पर हमला किया था। रेड ज़ेड माउंटेन के जू परिवार ने डाकू साधकों को सहायता प्रदान की थी और हमने ब्लैक पाइन माउंटेन में जू परिवार के साधक का भी पता लगाया था। डाकू साधकों के साथ मिलकर हम पर हमला करने की जू परिवार की धृष्टता अविश्वसनीय है। हम कुल प्रमुख का आदेश मानेंगे। कुल प्रमुख के आदेश मिलते ही हम रेड ज़ेड माउंटेन की ओर चलेंगे और एक ही झटके में जू परिवार का सफाया कर देंगे। अल्पिराम अल्पिराम अल्पिराम। लू विनिक्सिंग के बोलते ही उन्हें लू परिवार के साधकों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। युद्ध में गति सर्वोपरि है, चलो अब रेड ज़ेड माउंटेन की ओर चलते हैं। लू विनिक्सिंग ने गहरी आवाज में कहा। लू विनिक्सिंग का यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, वह ब्लैक पाइन माउंटेन से लौटने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था। अब जबकि परिवार की आध्यात्मिक जागृति अभी अभी समाप्त हुई है, लू चेंगन ने परिवार के लिए 5 साधना बीज खोजे हैं, जो बिल्कुल परिवार के लिए ही है। ऑरा के चरम पर होने के कारण ये निस्संदेह शू परिवार पर हमला करने का सबसे अच्छा समय था। जब लू परिवार रेड स्मोक माउंटेन में बसा था, तब उन्होंने रेड स्मोक माउंटेन के आसपास के क्षेत्र में मौजूद कल्टीवेटर बलों की विस्तृत जांच पहले ही कर ली थी। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्होंने इस दौरान क्यूई शोधन के 8वें चरण के 2 साधकों लू वेनहुआ और लू वेनमेई को भी जू परिवार की स्थिति की जांच करने का काम सौंपा था। जू परिवार में वर्तमान में कुल 27 साधक हैं, जो लू परिवार से कुछ अधिक हैं। हालांकि जू परिवार के साधकों की गुणवत्ता लू परिवार के साधकों की तुलना में काफी निम्न स्तर की है। जू परिवार के 27 क्यूई शोधन साधक, क्यूई शोधन के अंतिम चरण में केवल 2 साधक हैं, एक क्यूई शोधन चरण 8 में और दूसरा क्यूई शोधन चरण 7 में। शेष 25 लोगों में से केवल 9 लोगों का साधना स्तर ची शोधन ची रिफाइनिंग था। मध्य चरण में शेष 16 खिलाड़ियों का साधना स्तर ची शोधन ची रिफाइनिंग के प्रारंभिक चरण में था। लू परिवार में अभी भी 23 साधक हैं, लेकिन ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट साधकों के खिलाफ लड़ाई के बाद कबीले के साधकों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। अब लू परिवार को एक और ची शोधन प्रतिभा प्राप्त हुई है। अंतिम चरण के साधक, जो चरित्र आधारित साधक भी हैं, का नाम लू वेंजिंग है। लू वेंजिंग अग्नि तत्व की साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं। उनकी साधना का स्तर सफलतापूर्वक क्यूई शोधन के अंतिम चरण तक पहुंच गया। ये सब लू वेनमेई द्वारा अग्नि तत्व से निर्मित उच्च श्रेणी की औषधीय गोली की बदौलत संभव हुआ। लू विनिक्सिंग ने रेड ज़ेड माउंटेन के जू परिवार पर हमला करने के लिए लोगों का चयन कर लिया है। लू परिवार के पास वर्तमान में 5 ची शोधक हैं। लू वेनमेई के अलावा सभी 4 अंतिम चरण के साधकों को जुटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त 8 और ची शोधन यंत्रों को सक्रिय किया गया। मध्य चरण के साधकों में 4 ची शोधन यंत्रों सहित अंतिम चरण के साधकों की कुल संख्या 12 है, जो पहले से ही लू परिवार के साधकों का आधा हिस्सा है।
लू चेंगन, जिनकी साधना ची शोधन के 5वें चरण तक पहुंच चुकी थी, मध्य चरण के साधकों में शामिल 8 ची शोधनकर्ताओं में से एक थे। जब लू चेनेगान फायर लोकस्ट माउंटेन की रक्षा करने गए थे, तब वे केवल तीसरे स्तर के साधना करता थे। फायर लोकस्ट माउंटेन की रक्षा के दौरान उनकी साधना का स्तर तीसरे स्तर से बढ़कर 5वें स्तर तक पहुंच गया और उन्होंने शानदार परिणाम प्राप्त किए। फिलहाल लू वेनेक्सिंग और लू परिवार के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य दाव से अनभिज्ञ हैं। लू चेनेगान को शू परिवार पर हमला करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि लू वेनेक्सिंग और अन्य लोग उसकी ताकत का जायजा लेना चाहते थे। बेशक इसका एक कारण ये भी है कि लू वेनेक्सिंग और अन्य लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वे लू चेनेगान की रक्षा कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से नहीं चाहते कि लू चेनेगान, उनका परिवार, असुरक्षित रह जाए। प्रतिभा का खेल बहुत जोखिम भरा होता है। लू परिवार ने बहुत सारे साधकों को नहीं भेजा, लेकिन लू वेनेक्सिंग ने फुर्ती दिखाई। अपने आदमियों को इकट्ठा करने के बाद उसने रेड स्मोक माउंटेन की चोटी पर एक विशाल बर्फ सफेद सारस को बुलाया। ये क्रेन प्रथम श्रेणी की उच्च श्रेणी की उड़ने वाली जादुई कलाकृति है। ऐसी जादुई कलाकृति 20 से अधिक लोगों को ले जा सकती है। यह एक युद्धकालीन जादुई कलाकृति थी जिसे लू परिवार ने विशेष रूप से तब खरीदा था जब वे संस्थापक अमर वंश के सदस्य थे। लू वेनेक्सिंग द्वारा सारस को बुलाने के बाद लू परिवार के अनुयायी उसकी चौड़ी पीठ पर कूद पड़े। सबके खड़े होते ही लू वेनेक्सिंग ने सारस को आगे बढ़ाया और वह लाल जेड पर्वत की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये क्रेन लू चेंगन की पीली कागज की क्रेन से कहीं ज्यादा तेज थी। लू परिवार का रेड स्मोक माउंटेन और जू परिवार का रेड जेड माउंटेन 300 मील से ज्यादा दूर थे, लेकिन रेड जेड माउंटेन की तलहटी तक पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। ये रेड जेड माउंटेन है जहां जू परिवार स्थित है। मैं रेड जेड माउंटेन पर जू परिवार के आध्यात्मिक तंत्र को तोड़ दूंगा। जू परिवार का आध्यात्मिक तंत्र टूट जाने के बाद आपको अपनी पूरी शक्ति से जू परिवार के साधक को मार डालना है, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है। लू वेनेक्सिंग ने हाथ की मुद्रा बनाई, सफेद सारस को अपनी कमर पर स्थित भंडारण थैली में रखा और फिर सीधे उस आत्मा सरणी पर हमला किया जिसे जू परिवार ने लाल जेड के नीचे स्थापित किया था। क्या तुम सब पागल हो गए हो, लू परिवार? क्या तुम्हें इस हरकत के लिए लियू परिवार और सोन परिवार से प्रतिशोध का डर नहीं है? फॉर्मेशन की छाया में सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से में बात की। यह व्यक्ति शू परिवार का वर्तमान मुखिया था और शू परिवार का एकमात्र ची शोधन स्तर 8 का सदस्य भी था। वह था शू मिंगशिन। जू परिवार के साधकों ने लू परिवार के सफेद सारस को देख लिया था। इसके परिणामस्वरूप जू मिंगशिन ने जू परिवार के सभी साधकों को इकट्ठा किया और रेड जेड माउंटेन पर फॉर्मेशन शुरू किया। साथ ही उन्होंने ब्लैक रॉक वैली के लियू परिवार और एमरल्ड स्क्रीन माउंटेन के सोन परिवार को भी मदद के लिए संदेश भेजा। जू मिंगशिन ने फॉर्मेशन के बाहर लू परिवार के साधकों के समूह को देखा और उसके दिल में एक भारीपन सा महसूस हुआ। बाहरी मदद के बिना जू परिवार निश्चित रूप से लू परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लियू और सोन परिवारों का बदला। देखते हैं कि क्या तुम उनके आने तक टिके रह सकते हो। लू वेनेक्सिंग ने उपहास किया और हाथ के इशारे से एक हरे रंग की जादुई तलवार बाहर निकली। तलवार थोड़ी सी कांपी और एक स्पष्ट तलवार की गूंज सुनाई दी। लू वेनेक्सिंग के नियंत्रण में जेड रंग की जादुई तलवार ने हवा में चमकदार नीली रोशनी की एक लकीर छोड़ी और बिजली की तरह शू परिवार के रक्षात्मक आध्यात्मिक घेरे की ओर बढ़ी। हालांकि जू परिवार का रक्षात्मक गठन उच्च श्रेणी प्रथम स्तर का है, लेकिन इसकी शक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं है और जू परिवार का साधक इस आध्यात्मिक सरणी की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है। लू वेनेक्सिंग अत्यंत शक्तिशाली था। जब उसकी जादुई तलवार ने शू परिवार के रक्षात्मक आध्यात्मिक घेरे को भेदा तो उसने तुरंत ही घेरे के कई पैटर्न को नष्ट कर दिया, जिससे घेरे की शक्ति काफी कमजोर हो गई। जिस क्षण लू वेनेक्सिंग ने अपनी चाल चली, उसी समय लू वेनशिंग, लू वेनहुआ और लू परिवार के अन्य अनुयायियों ने भी अपनी चालें चली। इस बार लू परिवार द्वारा भेजे गए सभी साधक चिशोधन के अंतिम चरण में हैं और उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। उनके एक साथ किए गए हमलों की संयुक्त शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। हमलों की इस श्रृंखला को झेलने के बाद जू परिवार का प्रथम श्रेणी का उच्च श्रेणी का आत्मा तंत्र पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जो केवल एक क्षण तक ही टिका रहा। मारना। जैसे ही जू परिवार की रक्षात्मक आध्यात्मिक संरचना टूटी, लू वेनेक्सिंग ने जोर से चिल्लाते हुए जू मिंगशिन पर अपनी नजर डाली और जू मिंगशिन पर पहला हमला किया। जू मिंगशिन की साधना का स्तर केवल चिशोधन के 8वें चरण तक ही सीमित है। वो प्रथम श्रेणी का उच्च श्रेणी का कलाकृति शोधक है और उसकी युद्ध क्षमता विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है। हालांकि उसके पास प्रथम श्रेणी की बड़ी मात्रा में कलाकृतियां और ताबीज मौजूद है। लू वेनेक्सिंग ने जू मिंगशिन से लड़ाई की, लेकिन वह थोड़े समय में जू मिंगशिन को मार नहीं सका। केवल जू मिंगशिन ही बड़ी मात्रा में ताबीज धारण नहीं करते, जू परिवार के अन्य साधक भी ऐसा करते हैं। जू परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य, जू परिवार के साधक ने जू परिवार की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने से बहुत पहले ही इस तरह की तैयारियां कर ली थी। ताबीज उनकी शक्ति को बढ़ाने वाले सबसे शक्तिशाली खजाने हैं, इसलिए जू परिवार ने लंबे समय से बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त कर लिए हैं। ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडेड कल्टीवेटर्स को लू परिवार द्वारा नष्ट किए जाने की खबर जू परिवार तक पहुंचने के बाद जू परिवार लू परिवार द्वारा शुद्धिकरण के लिए पहले से ही तैयार था। ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडेड कल्टीवेटर्स के विनाश की खबर मिलने के बाद जू मिंगशिन ने अपने कबीले में जमा किए गए सभी ताबीज निकाले और उन्हें कल्टीवेटर्स में बांट दिया। बेशक भले ही जू परिवार कई वर्षों से तैयारी कर रहा है, परिवार में संचित ताबीजों की संख्या सीमित है और जो लोग ताबीज प्राप्त कर सकते हैं वे सभी क्यूई शोधन के अंतिम चरण में साधना करने वाले साधक हैं। जू परिवार के वे साधक जिनके पास बड़ी मात्रा में ताबीज थे, सभी लू वेनहुआ और अन्य लोगों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। अंतिम चरण के साधकों का सामना लू चेनेगान और लू परिवार के अन्य साधकों से हुआ, जो जू परिवार के उन साधकों को निशाना बनाते थे जिनके पास कम ताबीज होते थे। साधक की शुरुआत। लू चेंगन ने अग्नि कवच तकनीक का उपयोग करके एक धधकती लाल कवच का निर्माण किया, फिर अग्नि शून्य उंगली की पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए चकाचौंध कर देने वाले अग्नि शून्य उंगली के निशान छोड़े। इन अग्नि शून्य उंगली के निशानों से जू परिवार पर हमला हुआ। साधक लगभग रक्षाहीन होते हैं और अग्नि शून्य उंगली के माथे या छाती पर प्रहार होने पर तुरंत मर जाते हैं। परफेक्शन रियल्म की फायर वॉर्ड फिंगर अत्यंत शक्तिशाली है।
लू चेंगन, जो 5वीं अवस्था में ची रिफाइनिंग कर रहे हैं, इसे प्रयोग करने में सक्षम थे, और यहां तक कि 6ठी अवस्था में ची रिफाइनिंग कर रहे साधक भी फायर वॉर्ड फिंगर के हमले का सामना नहीं कर सके। लू चेनेगान अब जू परिवार को निशाना बना रहा है। ची शोधन स्तर 5 और उससे नीचे के साधक स्वाभाविक रूप से लू चेनेगान के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ ही समय में जू परिवार के 6 सदस्यों ने ची शोधन का अभ्यास किया। लू चेंगन ने फायर वॉर्ड फिंगर का उपयोग करके उस साधक को मार डाला। लू चेनेगान की ताकत इतनी स्पष्ट थी कि इसने तुरंत ही जू मिंगशेन का ध्यान आकर्षित कर लिया, जो लू वेनेक्सिंग से लड़ रहा था। जू मिंगशेन आक्रोश से भरा हुआ था, वो लू परिवार में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म देते हुए नहीं देखना चाहता था। बिना किसी झिझक के जू मिंगशेन ने एक बार फिर प्रथम श्रेणी का उच्च श्रेणी का कार्ड निकाला। इस कार्ड ने लू वेनेक्सिंग पर हमला नहीं किया, बल्कि लू चेंगन पर हमला किया। ताबीज द्वारा किया गया ये हमला ची शोधन के 9वें स्तर के बराबर है। लू चेंगन की अपार शक्ति के बावजूद साधक का पूर्ण बल से किया गया हमला इस तथ्य को नहीं बदल सका कि वह केवल ची शोधन के 5वें चरण में था। वास्तव में साधक वह इस ताबीज के हमले को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। हाँ, लू वेनेक्सिंग, अगर मरने से पहले मैं तुम्हारे लू परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकूं तो ये सब कुछ सार्थक होगा। जू मिंगशेन जोर से हंसा और पलक झपकते ही लू वेनेक्सिंग द्वारा बुलाई गई जादुई तलवार ने उसकी छाती को भेद दिया। तो फिर तो आपकी निराशा निश्चित है। लू वेनेक्सिंग ने उपहास करते हुए लू चेनेगान की ओर देखा, जिसने एक गहरे पीले रंग का ताबीज बुलाया था, जिसने जू मिंगशेन द्वारा बुलाए गए ताबीज के हमले को आसानी से रोक दिया था। लू चेंगन के पास गहरे पीले रंग का उच्च श्रेणी का प्रथम स्तर का रक्षात्मक ताबीज था। यह ताबीज लू वेनेक्सिंग द्वारा व्यक्तिगत रूप से लू चेनेगान को दिया गया था, जिसका उद्देश्य लू चेनेगान की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लू वेनेक्सिंग लू परिवार के कुछ जाने माने व्यक्तियों में से एक है। वह साधक जो लू चेनेगान की वास्तविक पृष्ठभूमि से परिचित था, लू परिवार के लिए लू चेनेगान के महत्व को भलीभांति जानता था, और इसलिए उसने लू चेनेगान को किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से रोकने का भरसक प्रयास किया। जू मिंगशेन आक्रोश से भरा हुआ था, लेकिन लू वेनेक्सिंग की जादुई तलवार से उसका दिल छलनी हो गया था, जिससे उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह केवल अपने इस गहरे आक्रोश को लिए मौत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जू मिंगशेन जू परिवार का एकमात्र सदस्य है जो ची शोधन के 8वें चरण में है। वह जू परिवार का साधक और रीढ़ की हड्डी है। जू मिंगशेन की मृत्यु देखकर जू परिवार के अनुयायियों का मनोबल बुरी तरह गिर गया। वे शुरू से ही लू परिवार के अनुयायियों का मुकाबला करने में असमर्थ थे, और ऐसी स्थिति में लू परिवार के अनुयायियों ने उन्हें तुरंत मार डाला। चेंगन, तुम्हारी अग्नि शून्य उंगली पूर्णता की साधना करो। क्या अब यह वह क्षेत्र है? परफेक्शन रियल्म की फायर वॉर्ड फिंगर वाकई बहुत शक्तिशाली है। तुमने ची रिफाइनिंग स्टेज 5 के कल्टीवेटर को आसानी से मार डाला। जू परिवार के कल्टीवेटर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। रेड जेड माउंटेन जू परिवार के सभी साधकों की मृत्यु के बाद लू परिवार के साधक आराम से बैठ गए और 2-3 के समूहों में इकट्ठा होकर लू चेंगन को आश्चर्य से देखने लगे। इस बार लू चेनेगान ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी दाववादी जादुई शक्ति अग्नि शून्य उंगली का पूरा इस्तेमाल किया, जिससे उसे समान स्तर के अन्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति प्राप्त हुई। लू चेनेगान ने कबीले के साधक से कुछ देर बात करने के बाद लू वेनेक्सिंग की आवाज सुनी। कुल लौटने के बाद इन मामलों पर चर्चा की जा सकती है। पहले आइए शू परिवार का जायजा लें। साधक के शरीर की जांच करें कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है, फिर जल्दी से शू परिवार के संसाधनों को लूट लें। लियू परिवार और सोन परिवार भी जल्द ही यहाँ आ सकते हैं। लू वेनेक्सिंग के बोलते ही लू परिवार का साधक तुरंत हरकत में आ गया। रेड जेड माउंटेन के जू परिवार में कुल 27 साधक हैं, लेकिन अब रेड जेड माउंटेन पर केवल 20 शव ही बचे हैं। ब्लैक पाइन माउंटेन पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अभी भी 6 लोग लापता हैं। ये 6 लोग रेड जेड माउंटेन से भागे नहीं थे, बल्कि इसलिए भागे थे क्योंकि वे मूल रूप से रेड जेड माउंटेन में नहीं थे। 6 लोगों में से 4 लोग जू परिवार के परिसर के बाहर संपत्तियों की रखवाली कर रहे थे, जबकि अन्य 2 लोग व्यापारिक उद्देश्य से बाहर थे और रेड जेड माउंटेन में नहीं थे। इन खबरों को सुनकर लू वेनेक्सिंग को ज्यादा चिंता नहीं हुई। शू परिवार के बचे हुए 6 साधक सभी ची शोधन के चरण में थे। अंतिम चरण से नीचे के साधक, भले ही वे अभी जीवित हों, लू परिवार के लिए कोई खतरा नहीं होंगे। बेशक यदि संभव हो तो आगे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को रोकने के लिए शू परिवार के बचे हुए 6 साधकों को मार देना चाहिए। लू वेनेक्सिंग ने पुष्टि की कि जू परिवार में साधकों की मृत्यु की संख्या के बाद उन्होंने जू परिवार के सांसारिक मामलों से निपटना शुरू कर दिया। जू परिवार क्यूई शोधन करने वाला अमर कुल है और इसकी नश्वर आबादी ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों की तुलना में कहीं अधिक है, जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। जू परिवार के आम सदस्य आधे रेड जेड पर्वत की तलहटी में और आधे आयरन हॉट पर्वत पर रहते हैं। आयरन हॉट पर्वत पर जू परिवार के 2 क्यूई शोधन वंश हैं। साधक इस क्षेत्र की लू वेनेक्सिंग को पहले ही पता चल चुका था कि शू परिवार के साधक रेड जेड माउंटेन के बाहर के क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, उसने शू परिवार के उन साधकों से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जो उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। लू वेनेक्सिंग ने पुष्टि की कि मरने वाले साधकों की संख्या गिनने के बाद जू परिवार ने रेड जेड माउंटेन की तलहटी में स्थित जू परिवार के नश्वर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जू परिवार में लगभग 40,000 नश्वर सदस्य हैं, इसलिए उन सभी को मारना असंभव है। यदि लू परिवार वास्तव में ऐसा करता है तो यह अमरता प्राप्त करने के गुप्त नियमों का उल्लंघन होगा और अन्य साधना शक्तियों के दमन का सामना करना पड़ेगा। बेशक जू परिवार के कुछ प्रत्यक्ष वंशजों के साथ व्यवहार करना अभी भी आवश्यकताओं के अनुरूप है। लू वेनेक्सिंग ने तुरंत ये कार्य कबीले के साधक को सौंप दिया और साथ ही 4 ची शोधक भी भेजे। मध्य स्तर का साधक आयरनहॉट पर्वत के लिए रवाना हो गया, जो एक और स्थान है जहां शू परिवार नश्वर लोक में निवास करता है। लू वेनेक्सिंग ने ये 4 आदेश भी दिए। यदि उनका सामना शू परिवार की रक्षा कर रहे 2 साधकों से होता है तो उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। यदि उनका सामना उनसे नहीं होता है तो उन्हें केवल शू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों को ही मारना चाहिए। बेशक आम लोगों के इन प्रत्यक्ष वंशजों में केवल वे किशोर और बच्चे शामिल हैं जिनमें अमरता की साधना के बीज बनने की आशा अभी भी बाकी है। इन लोगों में साधक बनने की क्षमता है और वे लू परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं।
इस आयु सीमा से अधिक उम्र के मनुष्यों के लिए इस जीवन में साधक बनने की कोई आशा नहीं है और स्वाभाविक रूप से वे लू परिवार के लिए अब कोई खतरा नहीं पैदा करेंगे। जब लू वेनिक्सिंग इन मामलों को व्यवस्थित कर रहा था तब लू वेनहुआ और लू वेनशिंग आदिची शोधन में लगे हुए थे। अंतिम चरण के साधक ने पहले ही जू परिवार की संपत्ति लूट ली थी। जू परिवार के पास कलाकृति शोधन की विरासत है। इस वंश में हमेशा से एक उच्च श्रेणी का कलाकृति शोधक रहा है जो कई वर्षों से मौजूद है और इसने काफी धन अर्जित किया है। हालांकि जैसे जैसे वर्षों में जू परिवार का पतन हुआ है उनके द्वारा संचित धन का उपयोग युद्ध शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज जैसे संसाधनों को खरीदने के लिए किया गया है और अब इन संसाधनों का उपयोग मूल रूप से लू परिवार पर किया जा रहा है। फिर भी लू परिवार द्वारा जू परिवार को लूटने के बाद उनके पास मौजूद विभिन्न संसाधनों को यदि स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित किया जाए तो उनकी संख्या लगभग 4000 स्पिरिट स्टोन हो जाती है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। अगर लू परिवार को ये संसाधन मिल जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। बेशक स्पिरिट स्टोन तो सभी बाहरी चीजें हैं, लू परिवार को जू परिवार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली वह विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथ और विरासत थी। इसमें जू परिवार की संपूर्ण कलाकृति शोधन प्रक्रिया शामिल है। विरासत। जू परिवार की कलाकृति निर्माण की विरासत काफी उल्लेखनीय है जिसकी नींव जू परिवार के पूर्वजों ने रखी थी। स्वतंत्र साधक द्वारा छोड़ी गई अमर गुफा से प्राप्त इस विरासत में द्वितीय स्तर की जादुई कलाकृतियों के निर्माण की 3 विधियां शामिल हैं, जिनमें से एक द्वितीय स्तर की मध्यम श्रेणी की रक्षात्मक जादुई कलाकृति है जिसका निर्माण करना अत्यंत कठिन है। हालांकि जू परिवार ने कभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र का कोई साधक पैदा नहीं किया है और इसलिए वे द्वितीय श्रेणी के आर्टिफैक्ट रिफाइनर को विकसित नहीं कर सकते। इस कारण आसपास की साधना शक्तियों का मानना है कि जू परिवार को आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग विरासत मिली है जो कि एक सामान्य प्रथम श्रेणी का आर्टिफैक्ट रिफाइनर है। इसलिए विरासत ने जू परिवार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी की। कलाकृतियों को परिष्कृत करने के अलावा जू परिवार के पास 3 साधना तकनीकों की विरासत भी है। इन तीनों साधना तकनीकों की विरासत पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेखक द्वारा एक लेख भी लिखा गया है। लूज कल्टीवेटर नामक ये साधना तकनीक विरासत, जिसे युवानमु जिन के नाम से भी जाना जाता है, लकड़ी तत्व की साधना तकनीकों पर एक ग्रंथ है। युवानमु क्लासिक साधना तकनीक की आधारभूत स्थापना अपूर्ण है, केवल आधारभूत स्थापना तक ही सीमित है। अंतिम चरण। फिर भी क्यूई शोधन की दिव्य जाति जू परिवार के लिए यह सबसे मूल्यवान साधना तकनीक बनी हुई है। यह एक विरासत है। दुर्भाग्यवश युवानमु की साधना करना काफी कठिन है। जू परिवार ऐसे साधक बहुत कम है जो लकड़ी के गुणों की साधना तकनीक को समझते हैं और लकड़ी तत्व की साधना की मूल बातें समझने वाले तो और भी कम है। वर्तमान में जू परिवार के किसी भी साधक ने आदिम आत्मा की साधना सफलतापूर्वक नहीं की है। यदि जू परिवार के पास कोई साधक होता, यदि युवानमुजिंग साधना सफल हो जाती है तो लू परिवार को जू परिवार को नष्ट करने के लिए और अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। अन्य 2 साधना तकनीकों से केवल ची शोधन तक ही साधना की जा सकती है। अंतिम चरण की साधना तकनीकें अग्नि ड्रैगन तकनीक और पृथ्वी तत्व तकनीक है। लू परिवार में पृथ्वी तत्व की साधना तकनीक भी शामिल है, लेकिन उनके लिए उपयोगी एकमात्र साधना तकनीक अग्नि ड्रैगन तकनीक है। इसके अलावा तकनीकों और रसायन शास्त्र पर काफी किताबें हैं, लेकिन उनमें से कई लू परिवार द्वारा संकलित किताबों से मिलती जुलती हैं। वास्तव में मूल्यवान किताबें केवल युवानमु शास्त्र, अग्नि ड्रैगन तकनीक और कलाकृति शोधन है। इनके 3 प्रकार हैं। विरासत। इन तैरती हुई सामग्रियों के अलावा जू परिवार ब्लैक रॉक वैली के लियू परिवार और ग्रीन स्क्रीन माउंटेन के सोन परिवार के साथ प्रथम श्रेणी के खनिज भंडार को भी साझा करता था। ये ब्लैक स्टोन माउंटेन में स्थित एक लौह अयस्क भंडार था जो लियू, जू और सोन परिवारों के क्षेत्रों के चौराहे पर स्थित था, जिसमें जू परिवार के पास 30% हिस्सा था। लौह अयस्क से उत्पादित लौह अयस्क उत्तम लौह जादुई तलवार बनाने के लिए मुख्य सामग्री है, जो कि जू परिवार द्वारा निर्मित मुख्य जादुई कलाकृति भी है। उत्तम लौह जादुई तलवार की गुणवत्ता प्रयुक्त कलाकृति शोधन विधि पर निर्भर करती है। सामग्री और कलाकृति शोधन तकनीकों के आधार पर गुणवत्ता स्तर एक निम्न श्रेणी से लेकर 2 निम्न श्रेणी तक भिन्न हो सकते हैं। जू परिवार की विरासत में प्राप्त कलाकृति शोधन में द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की एक विधि है जिससे उत्तम लौह जादुई तलवार गढ़ी जाती है। लू वेनिक्सिंग ने शू परिवार से प्राप्त सभी तैरती हुई सामग्रियों को अपने भंडारण थैली में जमा कर लिया। लाल जैद पर्वत की पवित्र भूमि और काले पत्थर पर्वत के लौह अयस्क भंडारों के संबंध में उसने लियू और सोन परिवारों के आने के बाद उनसे निपटने की योजना बनाई। लू परिवार और जू परिवार के बीच टकराव से पहले ही जू मिंगशेन ने लियू और सोन परिवारों को संदेश भेज दिया था। लू वेनिक्सिंग को पूरा यकीन था कि ये दोनों परिवार जांच के लिए रेड जेड माउंटेन पर साधक भेजेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और लू परिवार द्वारा जू परिवार का सफाया करने के 1.5 मिनट बाद लियू और सोन परिवारों के साधक अंततः रेड जेड माउंटेन पर पहुंचे। लू वेनिक्सिंग, जू मिंगशेन और जू परिवार के साधक अब कहां हैं? गहरे लाल रंग का चोगा पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लू वेनिक्सिंग को गंभीर भाव से घूर रहा था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्विपिंग पर्वत के सोन परिवार का मुखिया था। सोन युवानशान के बगल में हरे रेशमी स्कर्ट पहने एक महिला साधिका खड़ी थी। यह महिला साधिका मूल रूप से बर्निंग फ्लेम माउंटेन रेंज में एक स्वतंत्र साधिका थी जो ची शोधन में निपुण थी। मध्य अवस्था के दौरान उसने सोन युवानशान के साथ एक दाव साथी बनाया। उसकी साधना प्रतिभा काफी अच्छी है। सोन परिवार के सहयोग से उसकी साधना का स्तर अब सोन युवानशान के समान ची शोधन के 9वें स्तर पर है। सोन युवानशान और उनकी पत्नी के बगल में हल्के नीले रंग का चोला पहने एक व्यक्ति खड़ा था। यह व्यक्ति ब्लैक रॉक वैली के लियू परिवार का मुखिया था। लियू चुयुन भी ची शोधन के 9वें स्तर का साधक है। लियू और सोन परिवारों ने बहुत सारे साधकों को नहीं भेजा, केवल ये 3 ची शोधन 9वीं परत के साधक ही भेजे। जू मिंगशेन और जू परिवार के सभी साधक मर चुके हैं। लू वेनिक्सिंग ने सोन युवानशान और बाकी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए गहरी आवाज में कहा, तीनों साथी दाववादियों ने कुछ समय पहले ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकुओं द्वारा मेरे लू परिवार के पर्वत द्वार पर किए गए हमले के बारे में सुना होगा। यह बहुत दुख की बात है कि ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकुओं ने लू परिवार की ताकत को कमाका। हमने पासा पलट दिया और उन्हें मार गिराया और वे ब्लैक पाइन माउंटेन चले गए। वहां हमारी मुलाकात शू परिवार के साधकों से हुई।
इस समय लू वेनिक्सिंग की निगाह सोंग युवानशान और अन्य 2 लोगों के चेहरों पर पड़ी। शू परिवार ने पहले मेरे लू परिवार के प्रति दुर्भावना रखी थी और अब हमारे लू परिवार ने उन्हें मिटा दिया है। तीनों साथी दाऊवादियों को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? लू वेनिक्सिंग, तुम्हारे लू परिवार ने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी है। सोंग युवानशान ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा ये दावा कि शू परिवार ने ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स के साथ मिलीभगत की थी, ये तो बस आपकी मनगढ़ंत कहानी है। कौन जाने, कहीं आप लोग शू परिवार के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपने उन्हें मारने का फैसला किया। जू परिवार के संसाधनों की बात करें तो सोंग युवानशान और बाकी दोनों भी काफी दिलचस्पी ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें जू परिवार के संसाधनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि जू परिवार ने बहुत पहले ही ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों के साथ मिलीभगत कर ली थी। क्यूई शोधन के अमर प्राणियों के लिए सोंग और जू परिवार, साथ ही ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधक, कुल मिलाकर क्यूई शोधन के 4 गुट बनाते हैं। कमजोर जू परिवार ने ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू साधकों के साथ गठबंधन करने की पहल की, जिससे शक्ति का ऐसा संतुलन बन गया जहां किसी भी पक्ष ने पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लू परिवार के आगमन ने इस स्थिति को बिगाड़ दिया। ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स ने लू परिवार की ताकत को कम आंका और उन पर हमला करने की पहल की। शू परिवार ने भी गुप्त रूप से समर्थन प्रदान किया। अब जबकि ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स और जू परिवार को लू परिवार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो लियू और सोन परिवारों को गहरा खतरा महसूस हो रहा है। सोंग युवानशान और उसके 2 साथी लगातार लू वेनिक्सिंग और लू परिवार के अन्य साधकों पर नजर डाल रहे थे और इस संभावना पर विचार कर रहे थे कि क्या उनके दोनों परिवार इस समय लू परिवार को हरा सकते हैं। लू वेनिक्सिंग, सोंग युवानशान और बाकी दोनों की आंखों में छिपी साजिशों से बेखबर लग रहा था। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए अपने थैले से 2 किताबें निकाली और लिखा, मैं तीनों साथी दाऊवादियों के साथ सहयोग करना चाहता हूँ। ये लू परिवार की ईमानदारी है। अगर आप संतुष्ट हैं तो हम सहयोग के बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। लू वेनिक्सिंग द्वारा निकाली गई 2 प्राचीन पुस्तकें जू परिवार से प्राप्त की गई जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने की पुस्तकें थी। हालांकि लेगेसी इसका संक्षिप्त संस्करण है। इसमें केवल प्रथम श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को बनाने की विधि दर्ज है, जबकि द्वितीय श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को बनाने की सभी विधियां हटा दी गई हैं। सोंग युवानशान को शुरू में लू परिवार द्वारा लाई गई चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में दर्ज कलाकृति शोधन को देखकर विरासत के बाद तीनों लोगों के चेहरों के भाव पूरी तरह बदल गए। कल्टीवेशन आर्ट्स की विरासत अत्यंत मूल्यवान है। कल्टीवेशन आर्ट्स लेगेसी की एक पूरी प्रति अत्यंत महंगी है। सोन परिवार और लियू परिवार को स्वाभाविक रूप से जू परिवार द्वारा कलाकृतियों को परिष्कृत करने के बारे में चिंता है। लेगेसी के पास यह विचार था, लेकिन उन्होंने इसे कभी अमल में नहीं लाया। अब लू वेनिक्सिंग ने शू परिवार की कलाकृति को फिर से चमकाने की पहल की है। विरासत का उन्हें सौंपे जाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था, फिर भी इसने उन्हें आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया। मुझे आश्चर्य है कि दाऊवादी लू किस प्रकार के सहयोग पर चर्चा करना चाहेंगे। सोंग युवानशान ने कलाकृति शोधन दस्तावेज का हवाला देते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। लेगेसी ने अपनी किताबें एक तरफ रख दी और सहयोग के बारे में लू वेनिक्सिंग से बात करने की पहल की। उन्होंने लू परिवार द्वारा निर्मित कलाकृति शोधन को पहचान लिया। विरासत का पाठ मात्र एक उत्कीर्णन है, लेकिन उस पर अंकित पाठ अत्यंत पूर्ण है। लू परिवार ने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। उन्हें लगा कि लू परिवार पहले ही पर्याप्त ईमानदारी दिखा चुका है, इसलिए उनके दोनों परिवारों को लू परिवार को और अधिक नाराज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार उनका लू परिवार से कोई टकराव नहीं है। अगर दोनों पक्ष सहयोग कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं, तो सहयोग स्वाभाविक रूप से बेहतर विकल्प है। लियू चुयुन चुप रहे, लेकिन कलाकृति शोधन ग्रंथ को तुरंत एक तरफ रख देने की उनकी क्रिया से संकेत मिलता है कि वह भी लू परिवार के साथ सहयोग करने के इच्छुक थे। ब्लैक पाइन माउंटेन की पवित्र भूमि पर पहले से ही मेरे लू परिवार का अधिकार है। मैं ब्लैक पाइन माउंटेन पर एक साधना बाजार स्थापित करने के लिए आपके साथ सहयोग करना चाहती हूँ। आप तीनों साथी दाऊवादियों का क्या विचार है? लू वेनिक्सिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बर्निंग फ्लेम माउंटेन रेंज में खेती का वातावरण कठोर है, लेकिन ये कई खजाने भी प्रदान करता है, इसलिए इस क्षेत्र में काफी संख्या में स्वतंत्र साधक हैं। रेड स्मोक माउंटेन के सबसे नजदीक का बाजार यूनयांग बाजार है, जिसका निर्माण फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार द्वारा किया गया था। ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार रेड स्मोक माउंटेन से 500 मील दूर स्थित है और बर्निंग फ्लेम माउंटेन रेंज में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की कुछ गिनी चुनी सेनाओं में से एक है। हालांकि ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं है। वर्तमान में केवल एक ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे का साधक इसका नेतृत्व कर रहा है। ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार का फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म कल्टीवेटर ब्रेकर थ्रू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म अपेक्षाकृत नया है और इसके सदस्य विशेष रूप से वृद्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे लंबे समय तक ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार की रक्षा करना जारी रख सकते हैं। यूनयांग मार्केट ग्रीन स्पिरिट चेन परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है, जो उनके लिए सालाना काफी राजस्व उत्पन्न करता है। लू वेनिक्सिंग का सुझाव सुनकर सोंग युवानशान और लियू चुयुन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कहा, ब्लैक पाइन माउंटेन पर एक बाजार बनाया जाए। बाजार में जादुई कलाकृतियां और औषधीय गोलियां बेची जानी चाहिए ताकि साधकों को आकर्षित किया जा सके। क्या हम ये वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं? वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि दाव बाजार खोलकर साधना संसाधन अर्जित कर सकता है, लेकिन उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था और वे साधकों को आकर्षित नहीं कर सकते थे, इसलिए बाजार खोलना केवल खोखली बातें थी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एक बाजार नगर खोलना कोई ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला थोड़े समय में लिया जा सके। तीनों साथी दाऊवादी वापस जाने के बाद इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हैं। लू वेनिक्सिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सोंग युवानशान की आंखों में हल्की सी चमक आए और वह तुरंत समझ गया कि लू वेनिक्सिंग का क्या मतलब था। लू वेनिक्सिंग ने अभी जो परिवार की कलाकृति परिष्करण की विरासत को पूरा किया था और इसे उन्हें सौंप दिया गया था। अब वे ब्लैकस्टोन माउंटेन पर स्थित लोहायस्क खदान की रक्षा कर रहे हैं। वे कलाकृति परिष्करणकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं और स्वयं जादुई कलाकृतियों का परिष्करण कर सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं की कोई कमी न हो। हालांकि लू वेनिक्सिंग की बातें गलत नहीं थी।
एक बाजार कस्बा खोलना कोई ऐसा निर्णय नहीं था जिसे थोड़े समय में लिया जा सके। उन्हें वापस लौटने पर इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। दाओवादी लू सही कह रहे हैं, तो हम वापस जाकर इस बारे में और सोचेंगे। सोंग युवानशान ने लू वेनिक्सिंग को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और फिर अपनी पत्नी के साथ रेड जेड माउंटेन से चले गए। सोंग युवानशान और उनकी पत्नी के रेड जेड माउंटेन से चले जाने के बाद लियू चुयुन भी स्वाभाविक रूप से वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकी और उनके पीछे पीछे चली गईं। रेड जेड माउंटेन की उनकी यात्रा का उद्देश्य जू परिवार का समर्थन करना नहीं था, बल्कि मुनाफे में हिस्सा पाने की कोशिश करना था। अब लू परिवार ने स्वेच्छा से कलाकृतियों को परिष्कृत करने का काम जू परिवार को सौंप दिया है। इसके बाद लेगेसी ने ब्लैक पाइन माउंटेन पर एक संवर्धन बाजार स्थापित करने के लिए उनके साथ काम करने का प्रस्ताव रखा। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अब लू परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बेशक एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वह ये है कि वे लू परिवार की वास्तविक शक्ति के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए वे लू परिवार से जल्दबाजी में लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, इस डर से कि वे शू परिवार और ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स के नक्शे कदम पर चलेंगे। सोंग युवानशान और अन्य 2 लोगों को रेड जेड माउंटेन से जाते हुए देखकर लू वेनिक्सिंग ने राहत की सांस ली। लियू और सोंग परिवार काफी शक्तिशाली हैं। अगर ये दोनों परिवार सचमुच उन पर हमला कर दें, तो लियू परिवार को इससे निपटने में बहुत मुश्किल होगी। सौभाग्य से ये दोनों परिवार उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। जब तक ब्लैक पाइन माउंटेन में अमर साधना नगर सफलतापूर्वक बन जाता है, लू परिवार और लियू एवं सोंग परिवारों के बीच संबंध धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और परिवार भविष्य में लगातार प्रगति कर सकेगा। सोंग युवानशान और अन्य 2 लोगों के चले जाने के बाद लू वेनिक्सिंग ने लालजेड पर्वत के पवित्र स्थल के लिए कुछ व्यवस्थाएं की। उन्होंने लू परिवार के तीनों सदस्यों को इसे पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया। मध्य स्तर का साधक अस्थायी रूप से लालजेड पर्वत पर रहता है और उसे शू परिवार के नश्वर सदस्यों की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया है। जू परिवार में साधारण सदस्यों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन जू परिवार के प्रति गहरा स्नेह रखने वाले प्रत्यक्ष वंशजों के अलावा वे साधारण सदस्य जिन्होंने लंबे समय से किसी साधक को जन्म नहीं दिया है, वास्तव में जू परिवार के प्रति गहरा स्नेह नहीं रखते हैं। ये लोग धीरे धीरे लू परिवार के नश्वर कुल में एकीकृत हो सकते हैं और धीरे धीरे लू परिवार के नश्वर कुल के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यह एक अत्यंत ऊर्जा खपत करने वाला मामला है और लू वेनिक्सिंग के पास अभी इससे निपटने की ऊर्जा नहीं है, इसलिए वह इसे फिलहाल के लिए स्थगित ही कर सकता है। इसके बाद लू वेनिक्सिंग लू परिवार के अन्य अनुयायियों को लेकर रेड स्मोक माउंटेन वापस गए और फिर लू वेनहुआ और परिवार के बाकी सदस्यों से मिले। क्यूई रिफाइनिंग लेट स्टेज कल्टीवेटर और लू चेनेगान को उनकी अमर गुफा में एक छोटी सी अनौपचारिक बैठक के लिए बुलाया गया। इस दौरान परिवार ने ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स और रेड जेड माउंटेन जू परिवार का सफाया कर दिया, जिससे उन्हें काफी मात्रा में कल्टीवेट संसाधन प्राप्त हुए, जिन्हें स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित करने पर लगभग 9000 की संख्या प्राप्त हुई। पढ़ें, मैं इन 9000 स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके एक आध्यात्मिक वस्तु की स्थापना करना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? जैसे ही लू वेनिक्सिंग ने बोलना समाप्त किया, उसकी निगाहें लू चेंगन और अन्य लोगों पर घूम गईं और वह उनकी राय जानने के लिए उत्सुक हो गया। लू वेनिक्सिंग की साधना का स्तर वास्तव में ब्रेकथ्रू तक पहुंच चुका था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के कगार पर लू परिवार के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की मुसीबत में पड़ने से पहले ही वह लू वेनिक्सिंग को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आध्यात्मिक वस्तुएं एकत्र करने में मदद कर रहा था। तथाकथित आधारभूत स्थापना आध्यात्मिक वस्तु का उद्देश्य क्यूई शोधन साधक की सफलता में सहायता करना है। आधारभूत स्थापना क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक वस्तुओं में सबसे प्रसिद्ध आधारभूत स्थापना गोली है। आधारभूत स्थापना की गोली सबसे प्रभावी है। आधारभूत स्थापना की गोली पर भरोसा करें। सफलता, भले ही सफलता अंततः विफल हो जाए, आधारभूत स्थापना क्षेत्र साधक को कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचाएगा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के अलावा अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आध्यात्मिक वस्तुएं भी हैं, जैसे कि फायर एसेंस जेड मैरो और हेवनली वाटर स्टार फ्रूट, जिनका उपयोग सफलता प्राप्त करने में सहायता के लिए किया जाता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र की आत्मा। हालांकि अग्निसार जेड मज्जा और स्वर्गीय जलतारा फल जैसी आधारभूत आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रभाव आधारभूत गोली जितना अच्छा नहीं होता है, और वे आधारभूत गोली की तरह सभी साधकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यह अग्निसार जेड मज्जा अग्निगुण वाली आध्यात्मिक वस्तु है और यह केवल उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो अग्निगुण साधना तकनीक का उपयोग करते हैं। लू परिवार की घटना के बाद से लू वेनिक्सिंग ने फिर कभी कोई आध्यात्मिक वस्तु खरीदने का जिक्र नहीं किया। उसने तो ब्रेकथ्रू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म को भी त्याग दिया। हालांकि इस तथ्य ने कि परिवार ने हाल ही में ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स और रेड जेड माउंटेन जू परिवार का सफाया कर दिया और इन दोनों परिवारों द्वारा वर्षों से संचित धन को प्राप्त कर लिया, लू वेनिक्सिंग को कुछ नई उम्मीद दी है। हम स्वाभाविक रूप से सहमत हैं। यदि कोई प्रमुख सफलतापूर्वक नींव स्थापना आध्यात्मिक वस्तु प्राप्त कर लेता है और नींव स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, तो ये परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लू वेनशेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आई, फिर उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, हालांकि नींव स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक वस्तुएं मिलना मुश्किल है। क्या कुल प्रमुख को नींव स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी है? मुझे लियू जून द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं में आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में सुराग मिले हैं। 1.5 साल में एक्वायर्ड फ्लेम्स एक्ट एक नीलामी आयोजित करेगा। नीलामी में न केवल आध्यात्मिक वस्तुओं की नीलामी होगी, बल्कि पंच तत्वों के गुणों वाली आध्यात्मिक वस्तुएं भी प्रदर्शित होंगी। त्यानयान संप्रदाय एक विशाल संप्रदाय है जिसके प्रमुख एक स्वर्णिम मूल के सच्चे व्यक्ति हैं। यह संप्रदाय बनिंग फ्लेम पर्वत श्रृंखला से हजारों मील दूर स्थित है। लू वेनिक्सिंग दाओ विद्या नहीं जानता था, तो लियू शुन को दाओ विद्या का ज्ञान कैसे हुआ? त्यानयान संप्रदाय एक नीलामी आयोजित करेगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी और लू वेनिक्सिंग ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। अगर यह जानकारी गलत भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्यानयान संप्रदाय स्वर्णिम मूल संप्रदाय है जिससे आध्यात्मिक वस्तुओं की नींव की स्थापना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। बुनियादी आध्यात्मिक वस्तुएं महंगी होती हैं, 9000 स्पिरिट स्टोन भी शायद पर्याप्त न हो। मुझे कबीले से कुछ साधना संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लू वेनिक्सिंग के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। परिवार की स्थिति इस समय काफी अच्छी है।
तियानयान संप्रदाय जाने से पहले मैं लियू और सोन परिवारों के साथ मिलकर ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट की स्थापना करूंगा। लू वेनिक्सिंग ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी है। अगर ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट सफलतापूर्वक बन जाता है तो इससे परिवार को निश्चित रूप से काफी लाभ होगा। लू वेनिक्सिंग ने पहले ही लू वेनशिंग और अन्य लोगों के साथ ब्लैक पाइन माउंटेन में एक बाजार शहर की स्थापना के बारे में चर्चा की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। लू वेनिक्सिंग ने बाजार की स्थापना के बारे में विस्तार से बताने के बाद लू चेनेगान पर नजर डाली। चेनेगान, ये वह संपूर्ण कलाकृति शोधन किट है जो हमारे परिवार ने जू परिवार से प्राप्त की है। विरासत भंडारण थैली में भी एक संपूर्ण कलाकृति शोधन किट है जो मैं अब आपको सौंप रहा हूँ। आशा है कि आप इस जादुई कलाकृति को जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे। चेनेगान इस खजाने के लिए कुल प्रमुख का धन्यवाद करता है। मैं कुल प्रमुख और सभी बुजुर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लू चेनेगान ने लू वेनिक्सिंग से भंडारण थैली लेते हुए गंभीरता से कहा। उसे पता नहीं था कि कलाकृतियों को परिष्कृत करने में उसके पास कोई प्रतिभा है या नहीं, लेकिन पैनल की शक्ति से वह प्रतिभाशाली बन सकता था, भले ही उसके पास वह प्रतिभा न हो। जब लू वेनिक्सिंग ने लू चेंगन को एक भंडारण थैली सौंपी तो लू वेनशिंग और अन्य लोगों में से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि लू वेनिक्सिंग ने उन्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। ये वस्तुएं लू चेंगन द्वारा हाल ही में परिवार के लिए किए गए कार्यों के लिए परिवार की ओर से पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। लू वेनिक्सिंग ने लू वेनशिंग और अन्य लोगों को मुख्य रूप से संस्था की स्थापना के लिए एक आध्यात्मिक वस्तु की खरीद पर चर्चा करने के लिए बुलाया, साथ ही कुछ छोटे मोटे मामलों को भी निपटाने के लिए बुलाया। लू वेनिक्सिंग द्वारा इन मामलों को समझाने के बाद उन्होंने लू चेनेगान और अन्य लोगों को जाने दिया। लू वेनिक्सिंग की अमर गुफा छोड़ने के बाद लू चेनेगान अपनी अमर गुफा में वापस नहीं लौटा, बल्कि लू वेनहुआ की अमर गुफा में चला गया। लू वेनहुआ ने लू चेनेगान को कुछ निर्देश दिए और थोड़ी चिंतित भी थी, फिर उन्हें रेड स्मोक माउंटेन से विदा किया। लू चेनेगान फायर लोकस्ट माउंटेन की रक्षा करना जारी रखेगा, क्योंकि फायर लोकस्ट माउंटेन के नीचे एक भूमिगत लावा नदी है। लू चेनेगान पहले ही एक बार इसकी खोज कर चुका है। लू चेंगन अग्नि बृहदांत में अन्य लोगों से श्रेष्ठ है, चाहे वह साधना करने में हो या जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कला का अभ्यास करने में। लू वेनिक्सिंग भी दाव को जानता है। लू चेनेगान की पृष्ठभूमि को जानते हुए उन्होंने उसे फायर लोकस्ट माउंटेन की रक्षा के लिए भेजना जारी रखा। लू चेंगसोग इस समय फायर लोकस्ट माउंटेन पर तैनात है। फायर लोकस्ट माउंटेन पहुंचने के बाद लू चेंगन ने लू चेंगसोग को कार्यभार सौंप दिया और फिर लू चेंगसोग सीधे फायर लोकस्ट माउंटेन से रवाना हो गए। पारिवारिक मामलों के कारण मैं हाल ही में ठीक से साधना नहीं कर पाया हूँ। अब से मुझे अपना अधिकांश समय साधना पर केंद्रित करना होगा और अपने खाली समय का उपयोग मंत्रों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीकों का अभ्यास करने के लिए करना होगा। लू चेनेगान भूमिगत लावा नदी के किनारे पालथी मारकर बैठ गई, धीरे धीरे बहती हुई धधकती लाल नदी को देखती रही और आने वाले समय के लिए जल्दी से व्यवस्था करने लगी। आज कल लू चेंगन का साधना सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्वर्गीय अग्नि रहस्यवादी कला को सक्रिय किया और साधना शुरू कर दी। 3.5 घंटे बाद लू चेनेगान ने दिन भर की साधना पूरी कर ली और अपनी जेब से भंडारण थैली निकाली। ये स्टोरेज पाउच है। लू चेनेगान ने अपने हाथ में हथेली के आकार की जेब को कुछ जिज्ञासा से देखा। इसमें जगह थी और इसमें सामान रखा जा सकता था। यह एक विशेष प्रकार की जादुई कलाकृति थी। आर्टिफैक्ट रिफाइनर द्वारा स्टोरेज पाउच बनाने के लिए स्पेस टाइप रून एरे को इम्प्रिंट करना आवश्यक है और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सामग्री भी स्थानिक सामग्री होनी चाहिए। लू चेंगन के हाथ में मौजूद भंडारण थैली द्वितीय श्रेणी के याव जानवर की खाल से बनी थी, जो कि अमर लोकों में उपयोग किए जाने वाले याव जानवरों के सबसे सामान्य स्थानिक गुणों में से एक है। अपने हाथ में मौजूद भंडारण थैली का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद लू चेनेगान ने अपनी दिव्य चेतना शक्ति को मुक्त किया और भंडारण थैली में रखी वस्तुओं का पता लगाना शुरू कर दिया। लू वेनिक्सिंग की अमर गुफा से निकलने के बाद लू चेनेगान सीधे लू वेनहुआ की अमर गुफा में गया और फिर अग्नि बबूल पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। अब जाकर उसे अपने थैले में रखी वस्तुओं की जांच करने का समय मिला है। ये क्लासिक ग्रंथ जू परिवार की कलाकृतियों का परिष्करण है। विरासत, ये कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक उपकरण है, जैसे कि रसायन शास्त्र की भट्टी। जादुई कलाकृति बनाने के लिए ये सामग्रियां आवश्यक है। लू चेनेगान ने जल्दी से अपने भंडारण थैली में रखी वस्तुओं की जांच की और फिर भंडारण थैली में अपनी दिव्य चेतना का निशान छोड़ दिया। साधक अपने जादुई कलाकृतियों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने और अन्य साधकों को उनकी जादुई कलाकृतियों की जासूसी करने से रोकने के लिए उन पर एक दिव्य चेतना की छाप छोड़ते हैं। दिव्य चेतना का चिन्ह छोड़ना मुश्किल नहीं है। लू चेनेगान ने उस चांदी की सुईनुमा जादुई कलाकृति पर अपना दिव्य चेतना चिन्ह छोड़ा था। लू चेंगन द्वारा भंडारण थैली पर अपनी दिव्य चेतना का चिन्ह छोड़ने के बाद वह जू परिवार को उसमें शामिल करेगा। विरासत की कलाकृति शोधन पुस्तिका प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने पहले परिवार द्वारा संकलित कलाकृतियों को परिष्कृत करने संबंधी पुस्तकें पढ़ी थी, लेकिन वे पुस्तकें केवल परिचय मात्र थी और उनमें कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कोई वास्तविक विधि नहीं थी। सामग्री, गलाने की प्रक्रिया और रून सरणी। लू चेनेगान ने जल्दी से जू परिवार की कलाकृति को परिष्कृत किया। लेगेसी ने इसकी समीक्षा की और पाया कि कलाकृति परिष्करण लेगेसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कलाकृति परिष्करण सामग्री के बारे में है। इस अनुभाग में सबसे अधिक जानकारी दी गई है, जिसमें कलाकृतियों के परिष्करण की एक विस्तृत श्रृंखला सूचीबद्ध है। इसमें मुख्य रूप से प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सामग्रियां शामिल हैं, जिनका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सामग्रियां भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है और कुछ को केवल नाम से ही सूचीबद्ध किया गया है। धातु गलाने वाला भाग दूसरे हिस्से में है, जिसमें यह बताया गया है कि पहले भाग की सामग्रियों को गलाकर प्रोटोटाइप कैसे बनाया जाता है। अंतिम अध्याय, जो रून सरणियों पर आधारित है, में सबसे कम जानकारी है। इसमें बताया गया है कि पात्र के खाली भाग पर रून सरणियों को कैसे अंकित किया जाता है। एक बार जब जादुई आकृति को कलाकृति के खाली भाग पर सफलतापूर्वक अंकित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि एक जादुई कलाकृति सफलतापूर्वक तैयार हो गई है। रून एरे अध्याय में जादुई कलाकृतियों को बनाने के कुछ संपूर्ण तरीके भी बताए गए हैं, जिनमें द्वितीय श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को बनाने के 3 तरीके शामिल हैं।
ये 3 द्वितीय श्रेणी के जादुई उपकरण हैं, फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड, फायरी फ्लेम स्वॉर्ड और मायरीड फ्लो फायर आर्मर। फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड और फायरी फ्लेम स्वॉर्ड दोनों द्वितीय श्रेणी के निम्न श्रेणी के आक्रामक जादुई उपकरण हैं, जबकि मायरीड फ्लो फायर आर्मर द्वितीय श्रेणी का मध्यम श्रेणी का रक्षात्मक जादुई उपकरण है। टियर 2 की इन 3 प्रकार की जादुई कलाकृतियों को बनाना बेहद मुश्किल है और केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ही इस रैंक की जादुई कलाकृतियों को बना सकते हैं। लू चेनेगान ने तीनों जादुई कलाकृतियों के नामों पर बस एक नजर डाली और उन पर समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृतियों पर ध्यान केंद्रित किया। जादुई कलाकृतियों को बनाने की विधि। जू परिवार की कलाकृति शोधन विधि। विरासत में दर्ज प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की कलाकृतियों के निर्माण की अनेक विधियां हैं। गहन अध्ययन के बाद लू चेंगन ने पाया कि उनके लिए उपयुक्त प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की कलाकृतियां वे थी जिनका निर्माण वे स्वयं कर सकते थे। जादुई कलाकृतियों के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 जादुई कलाकृतियां हैं: उत्तम लौह जादुई तलवार, अग्नि ज्वाला तलवार और लाल ज्वाला चिन्ह। प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की उत्तम लौह जादुई तलवार और अग्नि ज्वाला तलवार दोनों द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की है। उत्तम लौह जादुई तलवार और अग्नि ज्वाला तलवार का एक अत्यंत सरलीकृत संस्करण कुल प्रमुख द्वारा दिए गए भंडारण थैले में उत्तम लोहे की जादुई तलवार बनाने की सामग्री है। हालांकि निर्माण शुरू करने से पहले मुझे सामग्री गलाने की प्रक्रिया और रून सरणी अनुभागों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। जब मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास आ जाए तभी मैं निर्माण शुरू करूं। अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद लू चेनेगान ने सामग्री अनुभाग को ध्यानपूर्वक देखना शुरू कर दिया। सामग्री अनुभाग में विभिन्न कलाकृति शोधन तकनीकों का परिचय दिया गया है। सामग्री अनुभाग में लू चेंगन ने प्रथम क्रम कलाकृति शोधन पर ध्यान केंद्रित किया है। वह फिलहाल केवल प्रथम श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को ही परिष्कृत कर सकता है। उच्च श्रेणी की सामग्रियां उसके लिए बेकार लगती है। जब आप कल्टीवेट में प्रवेश करते हैं तो समय बहुत तेजी से बीतता है। 2 महीने से अधिक का समय पलक झपकते ही बीत गया। इस दौरान अपनी दैनिक साधना के अलावा लू चेनेगान ने अपना शेष सारा समय जादुई कलाकृतियों के अध्ययन और परिष्करण में समर्पित कर दिया। 2 महीने से अधिक समय के बाद हम आखिरकार टियर 1 लो ग्रेड आइटम बनाने में सफल हुए। जादुई कलाकृति। लू चेनेगान ने अपने हाथ में मौजूद उत्तम लौह जादुई तलवार को देखा और पाया कि उसके द्वारा गढ़ी गई उत्तम लौह जादुई तलवार प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तलवार से थोड़ी भिन्न थी। उसने जो उत्तम लोहे की जादुई तलवार बनाई थी वह पहले से अधिक तेज थी, लेकिन थोड़ी कम लचीली थी। शायद इसका कारण यह है कि इसे ठंडे झरने के पानी से उपचारित नहीं किया गया था। लावा के पानी से उपचारित करने से जादुई कलाकृति की तीक्ष्णता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी लचीलापन कम हो जाती है। गहन विचार विमर्श के बाद लू चेनेगान को समस्या तुरंत समझ में आ गई। आर्टिफैक्ट रिफाइनर जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करता है, जिसके लिए कलाकृति के खाली भाग को बार बार टेम्परिंग से गुजरना पड़ता है। आर्टिफैक्ट रिफाइनर जादुई कलाकृतियों को 2 तरीकों से परिष्कृत करता है। एक तरीका है उन्हें ठंडे पानी से, जैसे कि ठंडे झरने के पानी से, और दूसरा तरीका है उन्हें गर्म पानी से, जैसे कि लावा के पानी से। बाद वाला आर्टिफैक्ट रिफाइनर कम इस्तेमाल होता है। लू चेंगन ने शमन के लिए लावा के पानी का इस्तेमाल करना चुना क्योंकि उसे शमन के लिए पानी का कोई उपयुक्त स्रोत नहीं मिल पाया। सौभाग्यवश मैग्मा जल का उपयोग शमन जल स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है और यह परिष्कृत जादुई कलाकृति को एक नया प्रभाव प्रदान करता है। दुर्भाग्यवश इस बार परिवार ने पर्याप्त उत्तम लोहा नहीं भेजा। इससे पहले भी कई बार हम असफल रहे और बहुत सारा माल बर्बाद हो गया। इस उत्तम लोहे का उपयोग केवल इस एक उत्तम लोहे की जादुई तलवार को बनाने के लिए किया जा सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद लू चेनेगान ने फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड को अपने स्टोरेज पाउच में रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एट्रीब्यूट पैनल की जांच शुरू की। नाम लू चेंगान। जीवनकाल 17/92। शारीरिक बनावट अग्नि सद्गुण। आध्यात्मिक शरीर अग्नि से जुड़ाव ज्वालाओं से प्रतिरक्षित को बढ़ाया जा सकता है। साधना स्तर ची शोधन चरण 56710। साधना तकनीक दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला लघु उपलब्धि 87/100। कौशल फायर वॉर्ड फिंगर परफेक्ट 100/100। फायर सरपेंट तकनीक शुरुआती स्तर 6/100। फायर आर्मर तकनीक प्रमुख उपलब्धि 59/100। फायर शेडो तकनीक लघु उपलब्धि 69/100। कलाकृति निर्माण तकनीक प्रारंभिक चरण 8/100। जादू की कला में सुधार करने की तुलना में कलाकृति बनाने की तकनीक में सुधार करना कहीं अधिक कठिन है। किताबें पढ़ने और इसे बनाने में असफल होने से मुझे कुल 6 अनुभव अंक प्राप्त हुए। ये पहली बार है जब मैंने एक जादुई कलाकृति को सफलतापूर्वक बनाया है। कलाकृति ने मुझे एक साथ 2 अंक दिला दिए। मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में दाव जादुई कलाकृतियां बनाकर कितने और अंक प्राप्त करेगा। मेरी साधना की प्रगति धीमी नहीं है, लेकिन मेरी समझ में अभी भी कुछ कमी है। दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला की मेरी समझ में कमी है। अगर मैं दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला में अपनी समझ को बेहतर बना लूं, तो मेरी साधना की गति और भी तेज हो जाएगी। अपने पैनल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद लू चेंगन के विचार धीरे धीरे सामान्य हो गए। उसने धीरे धीरे बहते पानी को देखा। उसने अपने सामने धीरे धीरे बहती हुई मैग्मा नदी, फिर अपने सारे कपड़े उतार दिए और सीधे मैग्मा नदी में कूद गया। लू चेंगन बहुत कम ही मैग्मा नदी में प्रवेश करता था। वहां की सबसे मूल्यवान वस्तुएं मैग्मा नदी खनिज थे, लेकिन फिलहाल ये खनिज उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए वह मैग्मा नदी में ज्यादा नहीं जाता था। अब उसके पास जादुई कलाकृतियां बनाने के लिए उसके परिवार द्वारा दी गई सामग्री खत्म हो गई है और उसे लावा नदी में जाना होगा और उसे कलाकृति शोधन सामग्री इकट्ठा करने के लिए। इस दौरान लू चेनेगान ने कलाकृति शोधन का कार्य पूरा कर लिया है। सामग्री को स्मृति में धारण करें, विशेषकर प्रथम क्रम कलाकृति शोधन को। सामग्री का परिचय। फिर वह तल पर चला गया, मैग्मा नदी में गया और वहां जमा हुए खनिजों का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया। जब लू चेनेगान ने पहली बार मैग्मा नदी की तलहटी में प्रवेश किया तो वह विभिन्न खनिजों से अपरिचित था। इसके अलावा तलहटी का वातावरण भी अपरिचित था। मैग्मा नदी काफी अनूठा था, यही कारण है कि उसे लगा कि मैग्मा नदी की तलहटी में पनपने वाले खनिज विविध हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्मा नदी के तल से निकलने वाले खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फ्लेम आयरन अयस्क के अलावा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
पहले प्राप्त किए गए दूसरे प्रकार का खनिज अग्निशोधन स्वर्ण अयस्क है। ज्वाला लौह अयस्क और अग्निशोधन स्वर्ण पत्थर दोनों ही अग्निगुण वाली जादुई तलवारें बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्रियां हैं। जू परिवार की कलाकृति शोधन विधि। विरासत में दर्ज अग्नि ज्वाला तलवार को गढ़ने में प्रयुक्त सामग्रियां ज्वाला लौह अयस्क है। जू परिवार के पास अग्नि ज्वाला तलवार बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति नहीं थी। सामग्रियों की सीमित उपलब्धता के कारण बनाई जा सकने वाली ज्वाला की तलवारों की संख्या अत्यंत कम थी। लू चेनेगान को दाओ की मैग्मा नदी की तलहटी में छिपी ज्वाला लौह अयस्क और अग्निशोधन स्वर्ण अयस्क की मात्रा का पता नहीं है। फायर लोकस्ट माउंटेन में अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके अभ्यास के लिए पर्याप्त है। मैग्मा नदी के तल पर लू चेंगन ने अपनी उंगली से इशारा किया और फायर वॉर्ड फिंगर सील फूट पड़ी, जिसकी प्रचंड शक्ति फैल गई और पल भर में कठोर तली की पत्थर की परत को तोड़ दिया। पत्थर की निचली परत के टूटने के बाद उसमें से बड़ी मात्रा में टूटा हुआ ज्वाला लौह अयस्क तुरंत बाहर निकला और धीरे धीरे बहने वाली मैग्मा नदी इस अयस्क को आगे ले गई। लू चेंगन ने जल्दी से बिखरे हुए ज्वाला लौह अयस्क के टुकड़ों को इकट्ठा किया और मैग्मा नदी की ओर तैरने लगा। ये ज्वाला लौह अयस्क पत्थर केवल प्रारंभिक कच्चा माल है, इनमें मौजूद ज्वाला लौह शुद्ध नहीं है। जादुई कलाकृतियां बनाने के लिए इनका उपयोग करने से पहले कलाकृति शोधक को शुद्ध ज्वाला लौह निकालने के लिए इन्हें परिष्कृत करना होगा। लू चेंगन ने इस बार अपेक्षाकृत कम मात्रा में ज्वाला लौह अयस्क का खनन किया, जो एक अग्नि ज्वाला तलवार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए ज्वाला लौह अयस्क को नदी के किनारे रखने के बाद वह मैग्मा नदी के तल में फिर से प्रवेश कर गया। लू चेनेगान ने 10 से अधिक चक्कर लगाने और पर्याप्त मात्रा में ज्वाला लौह अयस्क का खनन करने के बाद अंततः रुक गया। वह नदी किनारे पर चढ़ा, कपड़े पहने और फिर भंडारण थैली से रसायन विज्ञान की भट्टी निकाली। रसायन विज्ञान की भट्टी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक गलाने वाला कक्ष और एक ठंडा करने वाला कक्ष। धातु गलाने वाले कमरे का उपयोग हथियार के सांचे बनाने के लिए किया जाता है, जबकि तापन कक्ष का उपयोग हथियार के सांचे पर अंकित रून सरणियों को तापन देने के लिए किया जाता है। लू चेंगन ने रसायन भट्टी को लावा नदी पर रखा, फिर दोनों हाथों से एक मंत्र पढ़ा। लावा नदी में उमड़ती हुई पृथ्वी की अग्नि मंत्र द्वारा आकर्षित हुई और धीरे धीरे रसायन भट्टी के तल में एकत्रित हो गई। ये कलाकृति शोधन है। विरासत में दर्ज अग्नि एकत्र करने की विधि के लिए लू चेंगन को अपनी कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने की कठिनाई बढ़ जाती है। यदि कोई पूर्ण निर्मित कलाकृति शोधन कक्ष मौजूद है तो उसके भीतर स्वतः उत्पन्न होने वाली जमीनी आग होगी, जो कलाकृति शोधक पर पड़ने वाले कुछ दबाव को कम कर सकती है। हालांकि फायर लोकस्ट माउंटेन में स्पष्ट रूप से ऐसी कलाकृति शोधन की स्थितियां नहीं है। जैसे जैसे अग्नि संचयन तकनीक का निरंतर निष्पादन होता रहा, क्यूई शोधन भट्टी के नीचे एकत्रित पृथ्वी की अग्नि तेजी से प्रचंड होती गई। भूमिगत अग्नि से उत्पन्न तीव्र ऊष्मा रसायन भट्टी पर अंकित मंत्रों की सरणी के प्रभाव से भट्टी के गलाने वाले कक्ष में केंद्रित हो गई। इस बिंदु पर गलाने वाले कक्ष का तापमान अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच गया, जो मैग्मा नदी के तापमान से कहीं अधिक था। हालांकि इस भीषण तापमान का लू चेंगन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अग्नि सद्गुण आध्यात्मिक शरीर ने उन्हें आग की लपटों से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होने दिया। जब गलाने वाले कक्ष का तापमान पर्याप्त हो गया तो लू चेंगन ने फ्लेम आयरन अयस्क को कक्ष में रख दिया। जैसे जैसे गलाने वाले कक्ष में तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कठोर रूप से पिघला हुआ अयस्क धीरे धीरे नर्म होता जाता है। लू चेंगन अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके ज्वाला लौह अयस्क में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर रहा था और समय समय पर एक शक्तिशाली हमला करता था। दाव कलाकृति शोधन तकनीकें। कलाकृतियों को परिष्कृत करने की ये सभी तकनीकें जू परिवार की कलाकृतियों को परिष्कृत करने की विधि से ली गई हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि इनका उपयोग विशेष रूप से कच्चे अयस्क पदार्थों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। समय बीतने के साथ साथ ज्वाला लौह अयस्क में मौजूद अशुद्धियां धीरे धीरे परिष्कृत होकर निकल जाती हैं और इसके भीतर का ज्वालाशील लोहा उत्तरोत्तर शुद्ध होता जाता है। आधे घंटे बाद लू चेनेगान ने गलाने वाले कमरे में जमा हुए ज्वाला लौह अयस्क को बाहर निकाला और उसे गलाने वाले चबूतरे पर रख दिया। फिर उसने अपने थैले से एक हथौड़ा निकाला। ये हथौड़ा एक जादुई वस्तु थी जो शोधन भट्टी के साथ आई थी और इसका उपयोग विशेष रूप से अयस्कों को ठंडा करने और कलाकृतियों के सांचे बनाने के लिए किया जाता था। हथौड़ा भारी था, लेकिन लू चेंगन के हाथों में वह काफी हल्का लग रहा था। लू चेनेगान ने अपनी शक्तिशाली भुजा को तेजी से घुमाया और ज्वाला लौह अयस्क पर बार बार प्रहार किया। जैसे जैसे हथौड़ा लगातार प्रहार करता रहता है, फ्लेम आयरन अयस्क में निहित गहरी अशुद्धियां धीरे धीरे साफ होती जाती है। सैकड़ों बार लगातार हथौड़ा मारने के बाद लू चेंगन ने जादुई कलाकृति हथौड़े को एक तरफ रख दिया और प्रज्वलित ज्वाला लौह अयस्क को वापस गलाने वाले कक्ष में फेंक दिया, ताकि पृथ्वी की अग्नि की तीव्र गर्मी से इसे बुझाया जा सके। यह एक बहुत ही थकाऊ प्रक्रिया है। ज्वाला लौह अयस्क को जादुई तलवारें बनाने के मानकों को पूरा करने से पहले बार बार तपाना पड़ता है। लू चेनेगान ने ज्वाला लौह अयस्क को परिष्कृत करने में 3 दिन बिताए। बेशक इस दौरान उन्होंने कल्टीवेट का समय बर्बाद नहीं किया। ज्वाला लौह अयस्क को परिष्कृत करने के बाद लू चेंगन ने शुद्ध ज्वाला लौह को कुछ निम्न श्रेणी के परिष्कृत लोहे के साथ गलाने वाले कमरे में डालकर उग्र ज्वाला तलवार का निर्माण शुरू किया। प्रथम श्रेणी निम्न श्रेणी। किसी जादुई कलाकृति के लिए आवश्यक जादुई सामग्रियों की मात्रा अधिक नहीं होती है। उदाहरण के लिए निम्न श्रेणी की अग्नि ज्वाला तलवार के लिए निम्न श्रेणी के अग्नि लोहे और निम्न श्रेणी के परिष्कृत लोहे का अनुपात 1 से 9 है। यह सच नहीं है कि अधिक मात्रा में टियर 1 लो ग्रेड फ्लेम आयरन का उपयोग करने से फायरी फ्लेम स्वॉर्ड अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। यह अनुपात एक उच्च स्तरीय आर्टिफैक्ट रिफाइनर से प्राप्त किया गया है और इसे मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता है। भ्रूण के शोधन की प्रक्रिया में बदलाव करने से बाद की शमन प्रक्रिया प्रभावित होगी। फायरी फ्लेम स्वॉर्ड का प्रोटोटाइप बनाना मुश्किल नहीं था। लू चेनेगान ने इसे केवल 2 दिनों में सफलतापूर्वक बना लिया। यह हमें जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने के अंतिम चरण तक ले जाता है, उसे मजबूत बनाना। जादुई कलाकृतियों के निर्माण में टेम्परिंग सबसे कठिन चरण है। यदि टेम्परिंग विफल हो जाती है तो पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा रून सरणी के असफल परिष्करण से कलाकृति परिष्करण को भी नुकसान होगा। सामग्रियों की आध्यात्मिकता सीधे एक खाली वस्तु को कबाड़ धातु के ढेर में बदल सकती है। इससे पहले लू चेंगन ने जब भी फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड बनाने की कोशिश की, वह हर बार टेम्परिंग चरण में असफल रहा था।
फायरी फ्लेम स्वॉर्ड और फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड दोनों ही टियर 1 लो ग्रेड मैजिक स्वॉर्ड हैं। इन दोनों प्रकार के टियर 1 लो ग्रेड मैजिक स्वॉर्ड्स को टेम्परिंग के लिए एक ही प्रकार के रून एरे की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना है कि फायरी फ्लेम स्वॉर्ड को फ्लेम स्पिरिट रून एरे से टेम्परिंग की आवश्यकता होती है, जबकि फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड को आर्मर पियर्सिंग रून एरे से टेम्परिंग की आवश्यकता होती है। दो समान रून सरणियां हैं, गैदरिंग स्पिरिट रून सरणी और शार्पनेस रून सरणी, और लगभग सभी जादुई तलवारों को इन दो रून सरणियों का उपयोग करके मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। इस जादुई कलाकृति द्वारा प्रदर्शित विभिन्न शक्तियां मुख्य रूप से इसके भीतर परिष्कृत किए गए रून सरणी के कारण है। इससे पहले जब लू चेंग फाइन आयरन मैजिक स्वॉर्ड बना रहे थे, तब उन्होंने गैदरिंग स्पिरिट रून एरे और शार्पनेस रून एरे को कई बार टेम्पर किया था। उनकी मूल योजना फायरी फ्लेम स्वॉर्ड बनाने की थी, इसलिए उन्होंने फ्लेम स्पिरिट रून एरे को भी टेम्पर करने का अभ्यास किया। बेशक क्योंकि उसने कभी भी अग्निज्वाला तलवार नहीं बनाई थी, इसलिए ज्वाला आत्मा रून सरणी पर उसकी महारत एकत्रण आत्मा रून सरणी और तीक्ष्णता रून सरणी की तुलना में उतनी अच्छी नहीं थी। लू चेनेगान ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया, वह बेहद शांत रहे। क्योंकि मैग्मा नदी में प्रचुर मात्रा में ज्वाला लोहयस्क और अग्नि शोधन योग्य स्वर्ण पत्थर मौजूद थे, इसलिए उसे शोधन में असफल होने का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास कलाकृति शोधन योग्य स्वर्ण पत्थर की असीमित आपूर्ति थी। शायद लू चेंग के इसी दृष्टिकोण के कारण वह अग्निज्वाला तलवार को इतनी आसानी से गढ़ने में सक्षम हो पाया। दिन का अधिकांश समय व्यतीत करने के बाद उसने हथियार के सांचे पर एकत्रित आत्मा, तीक्ष्णता और ज्वाला आत्मा के त्रिआयामी रून सरणियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जादुई कलाकृति को परिष्कृत करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। पैटर्न के सफलतापूर्वक ठंडा होने के बाद कलाकृति के खाली भाग को अभी भी लावा के पानी में बार बार ठंडा करने की आवश्यकता होती है। किसी जादुई कलाकृति को तभी सफलतापूर्वक निर्मित जादुई कलाकृति माना जा सकता है जब बार बार परीक्षण करने के बाद भी उसके भीतर मौजूद रून सरणी बरकरार रहे। बेशक यदि जादुई कलाकृति पर अंकित रून सरणी परिष्करण प्रक्रिया के दौरान खराब हो जाती है, तो कलाकृति परिष्करणकर्ता समय रहते उसकी मरम्मत कर सकता है। जब तक मरम्मत सफल होती है, जादुई कलाकृति ठीक रहेगी। लू चेनेगान ने 3 और दिन मैग्मा नदी में अग्निज्वाला तलवार को बार बार प्रज्वलित करने में बिताए और अंततः सफलतापूर्वक अपनी दूसरी जादुई कलाकृति का निर्माण किया। फायरी फ्लेम स्वॉर्ड को सफलतापूर्वक बनाने के बाद लू चेनेगान ने अपने कबीले को संदेश भेजने के लिए मैसेंजर टेलिस्मान का इस्तेमाल किया। अपने कलाकृतियों को परिष्कृत करने के परिणामों की रिपोर्ट करने के अलावा उनके पास संदेश भेजने का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था, अपने परिवार से कुछ और निम्न श्रेणी का परिष्कृत लोहा भेजने के लिए कहना। कई प्रथम श्रेणी की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए बिना श्रेणीबद्ध परिष्कृत लोहे की आवश्यकता होती है। इस परिष्कृत लोहे को साधारण लोहार पिघला सकते हैं और यह महंगा नहीं होता है। जब लू चेनेगान पिछली बार परिवार से निकला था तो उसने अपने थैले में कुछ चीजें रख ली थी। हालांकि उसके कबीले द्वारा दी गई भंडारण थैली में सीमित जगह थी, इसलिए उसने उसमें ज्यादा परिष्कृत लोहा नहीं भरा। शुरुआती कुछ असफलताओं के बाद उसके पास बहुत कम परिष्कृत लोहा बचा था और अग्निज्वाला तलवार बनाने के बाद उसके पास और भी कम बचा था। लू चेनेगान द्वारा संदेश भेजने के बाद उसने कलाकृति शोधन के सभी उपकरण एक तरफ रख दिए और स्वयं को साधना में समर्पित कर दिया। इस दौरान वह जादुई कलाकृतियों के निर्माण का अध्ययन कर रहा है और उसकी कलाकृति शोधन तकनीक में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इससे मंत्रों के अभ्यास की गति धीमी हो गई है। अब वह परिवार से चला गया है। शास्त्र मंडप से चुने गए 4 दाववादी जादू मंत्रों में अभी भी एक भी दाववादी शामिल नहीं है। पूर्णता के क्षेत्र में साधना करें। अग्नि कवच तकनीक की प्रमुख उपलब्धि, अग्नि छाया तकनीक की गौण उपलब्धि और अग्निसर्प तकनीक परिचय, पृथ्वी पर चलने की तकनीक अभी तो साधना शुरू भी नहीं हुई है। अपने पैनल पर एक नजर डालने के बाद लू चेंगोन को उस स्थिति की याद आ गई जब उसने पहले दुश्मन से लड़ाई लड़ी थी। अग्नि शून्य उंगली नामक आक्रामक मंत्र में उनका वर्तमान प्रशिक्षण पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुका है। इस क्षेत्र की आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से निर्विवाद है। ये दाववादी जादू उन्हें समान शक्ति वाले किसी भी क्षेत्र से कहीं अधिक आक्रमण शक्ति प्रदान करता है। अग्नि छाया तकनीक अग्नि कवच तकनीक की तुलना में युद्ध शक्ति को और भी अधिक बढ़ाती है। यदि कोई अग्नि छाया तकनीक में महारत हासिल कर ले, पूर्णता के स्तर तक साधना करने पर यह दाववादी जादू मुझे अग्नि कवच तकनीक से भी अधिक जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। उद्धरण चिन्ह। फायर आर्मर टेक्निक एक विशुद्ध रूप से रक्षात्मक मंत्र है। भले ही यह दाववादी जादू मंत्र साधक पूर्णता के स्तर तक परिष्कृत हो चुका हो, फिर भी वह केवल निष्क्रिय रूप से ही वार सहन कर सकता है। यदि आपका सामना जिस शत्रु से होता है वह बहुत शक्तिशाली है, तो आपके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा और परफेक्शन रियल्म की फायर शैडो टेक्निक उसे भागने का मौका दे सकती है। कुछ देर सोचने के बाद लू चेनेगान ने पहले अग्नि छाया तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया। अग्नि छाया तकनीक में पूर्णता प्राप्त करने के बाद अन्य 3 दाववादी जादू मंत्रों पर चर्चा की जा सकती है। अपना निर्णय लेने के बाद लू चेंगन ने समय बर्बाद करना शुरू कर दिया और मैग्मा नदी के किनारे साधना करने लगा। उसने अग्नि छाया तकनीक इस दाववादी जादू विधि का अभ्यास करना शुरू किया। 2 दिन बाद लू चेंगन ने भूमिगत मार्ग के ऊपर से एक चीख सुनी। उसने तुरंत अग्नि छाया साधना तकनीक का उपयोग करना बंद कर दिया और तेजी से भूमिगत मार्ग के शीर्ष की ओर भागा। चाचा। भूमिगत मार्ग में लू वेनहुआ को देखकर लू चेंगन का चेहरा तुरंत खुशी की मुस्कान से खिल उठा। परिवार अब कैसा है? क्या ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है? क्या कुल प्रमुख अभी भी कुल में है? लू चेनेगान ने जल्दी से दाव से पूछा। फायर लोकस्ट माउंटेन में अपने परिवार से संपर्क करना उनके लिए असुविधाजनक था और 2 महीने से अधिक समय से उनसे पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। अब जब उसने अपने कबीले से आए अपने चाचा को देखा तो वह उस सवाल को पूछने के लिए बेताब था जो उसे परेशान कर रहा था। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। लू वेनहुआ ने थोड़ी बेबसी के साथ अपने भतीजे की ओर देखा, फिर मुड़कर भूमिगत गुफा से बाहर निकल गया। परिवार अब बहुत अच्छा चल रहा है। कबीले के मुखिया की भविष्यवाणी के अनुसार ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। आसपास कोई और बाजार नहीं है और ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट की स्थापना ने बड़ी संख्या में स्वतंत्र साधकों को आकर्षित किया है।
लू वेनहुआ ने वास्तव में भूमिगत मार्ग से बाहर निकलने तक इंतजार नहीं किया और लू चेनेगान को परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ गया। उसने मुड़ते ही लू चेनेगान के सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया। ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट की स्थापना को 1 महीने से अधिक समय हो गया है। इस बाजार का निर्माण क्यूई रिफाइनिंग इमोर्टल क्लैन के लू, लियो और सोन परिवारों द्वारा किया गया था और इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है। हालांकि चुन के आसपास कोई बाजार या बस्तियां नहीं थी, इसलिए इन बाजारों की स्थापना ने जल्दी ही कई स्वतंत्र किसानों को आकर्षित किया। इस दौरान लू परिवार ने ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडेड कल्टीवेटर्स और रेड जेड माउंटेन जू परिवार को नष्ट कर दिया और ताबीज और जादुई कलाकृति जैसे निम्न स्तरीय कल्टीवर संसाधनों की बड़ी मात्रा प्राप्त की। लू परिवार को इनमें से कई वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन सभी को ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट में बेच दिया, जिससे उन्हें काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुए। हालांकि लू परिवार मुख्य रूप से औषधीय गोलियां बेचता है और उनके पास रसायन विद्या का ज्ञान भी है। प्रथम श्रेणी की उच्च श्रेणी की रसायनज्ञ लू वेनमेई के अलावा इस परिवार में एक प्रथम श्रेणी की मध्यम श्रेणी की रसायनज्ञ और 3 प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के रसायनज्ञ भी मौजूद हैं। लू परिवार के लूटे जाने के बाद लू परिवार के निम्न श्रेणी के रसायनज्ञों ने औषधीय गोलियां बनाना बंद कर दिया था। उनकी रसायन विद्या की क्षमता लू वेनमेई जितनी अच्छी नहीं थी और लू परिवार को जितनी भी औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती थी वे सभी लू वेनमेई द्वारा ही बनाई जाती थी। ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट खुलने के बाद लू परिवार को बेचने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी, इसलिए लू परिवार के रसायन शास्त्रियों ने औषधीय गोलियों को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनके द्वारा उत्पादित औषधीय गोलियों की अभी भी कमी थी, क्योंकि ब्लैक पाइन माउंटेन क्षेत्र में काफी संख्या में अवैध खेती करने वाले लोग थे और औषधीय गोलियों की उनकी मांग अभी भी बहुत अधिक थी। जू परिवार की विरासत से संबंधित कलाकृति शोधन को लू परिवार के शास्त्र मंडप में रखा गया है, लेकिन वर्तमान में लू परिवार के कोई भी साधक इसे प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है। लू परिवार ने इससे पहले कभी किसी कलाकृति परिशोधक को प्रशिक्षित नहीं किया था, यहाँ तक कि अब जब उन्होंने जू परिवार की कलाकृति परिशोधन विशेषज्ञता विरासत में प्राप्त कर ली है। लेकिन यदि लू परिवार का कोई साधक कलाकृति परिशोधन के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे अभी भी शुरुआत से ही सीखना होगा। लू चेनेगान के अलावा लू परिवार के वर्तमान अनुयायियों में से किसी ने भी कलाकृति शोधन में कोई रुचि नहीं दिखाई है, जो कि एक पंथवादी कला है। क्योंकि ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट की स्थापना अभी हाल ही में हुई है और त्यान्यान संप्रदाय द्वारा आयोजित नीलामी से पहले अभी काफी समय है, इसलिए लू वेनिक्सिंग फिलहाल परिवार में ही है। चेंगना, तुमने एक संदेश भेजा था जिसमें तुमने कहा था कि तुमने एक जादुई कलाकृति बनाई है। जल्दी से मुझे अपनी जादुई कलाकृति दिखाओ, लू वेनहुआ ने कुछ अधीरता से कहा। लू चेनेगान को परिवार की हालिया स्थिति के बारे में बताने के बाद लू वेनहुआ अपने भतीजे द्वारा बनाई गई जादुई कलाकृति को देखने की इच्छा को रोक नहीं सकी। इस समय तक लू चेनेगान और लू वेनहुआ भूमिगत मार्ग से निकलकर अग्नि बृहदांत पर्वत पर स्थित अमर गुफा में लौट चुके थे। चाचा जी, कृपया पहले बैठ जाइए, मैं अभी अभी बनाई हुई जादुई वस्तु निकालकर आपको दिखाऊंगा। लू चेनेगान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, दिव्य चेतना की शक्ति को सक्रिय किया और तुरंत ही भंडारण थैली से अपने द्वारा निर्मित उत्तम लौह जादुई तलवार और अग्नि ज्वाला तलवार को बाहर निकाल लिया। मैं केवल प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की जादुई तलवारें बनाता हूँ। यह एक उत्तम लौह जादुई तलवार है जिसे मेरे परिवार द्वारा मेरे लिए तैयार किए गए लौह अयस्क से बनाया गया है, और यह एक प्रचंड ज्वाला तलवार है जिसे मैंने मैग्मा नदी के तल से निकाले गए ज्वाला लौह अयस्क से बनाया है। लू वेनहुआ ने लू चेनेगान द्वारा निकाली गई दोनों जादुई तलवारों का जल्दी और ध्यान से निरीक्षण किया। फिर उसकी नजर लू चेनेगान पर पड़ी और उसने प्रसन्न भाव से कहा, तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये दोनों प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की जादुई तलवारें काफी अच्छी गुणवत्ता की है। अगर तुम इन्हें ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट में बेचते तो प्रत्येक तलवार लगभग 30 स्पिरिट स्टोन में बिक सकती थी। 30 स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं है, कई स्वतंत्र साधक कई महीनों में भी इतने स्पिरिट स्टोन नहीं कमा पाते। यदि लू चेंगना उत्तम लौह जादुई तलवार और अग्निज्वाला तलवार बनाने पर ध्यान केंद्रित करे तो वह कुछ ही दिनों में एक तलवार बना सकता है। साधना के संसाधन अर्जित करने की उसकी वर्तमान क्षमता कई साधकों से कहीं अधिक है। चाचा जी, क्या प्रथम श्रेणी की निम्न श्रेणी की जादुई तलवारें सचमुच इतनी महंगी होती हैं? लू चेंगना ने कुछ संदेह के साथ दाव से पूछा। उसके पास प्रथम श्रेणी का निम्न श्रेणी का जादुई यंत्र है। उसे जादुई यंत्रों की कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी स्मृति में प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के जादुई यंत्र की कीमत आमतौर पर लगभग 20 स्पिरिट स्टोन होती है, जबकि रक्षात्मक जादुई यंत्र अधिक महंगा होगा, संभवतः लगभग 30 स्पिरिट स्टोन। जादुई तलवारें सबसे आम प्रकार की जादुई कलाकृतियां हैं और इस प्रकार की जादुई कलाकृतियां अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। बर्निंग फ्लेम माउंटेन रेंज का वातावरण कठोर है और साधना कलाओं का अध्ययन करने वाले अनुयायी शायद ही कभी यहाँ कदम रखते हैं, जिसके कारण यहाँ औषधीय गोलियां और जादुई कलाकृतियां अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महंगी होती हैं। लू वेनहुआ मुस्कुराए और लू चेंगना की ओर देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि आपके द्वारा बनाई गई ये दोनों जादुई तलवारें 30 स्पिरिट स्टोन में बिक सकती हैं। इसका मुख्य कारण इनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता है। लू वेनहुआ झूठ नहीं बोल रही थी। लू चेंगना द्वारा गढ़ी गई दोनों जादुई तलवारें वास्तव में काफी अच्छी गुणवत्ता की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लू चेंगना द्वारा पैटर्न को सफलतापूर्वक ठंडा करने के बाद उन्होंने कई और ठंडा करने की प्रक्रियाओं से गुजरा और ये प्रक्रियाएं मैग्मा जल का उपयोग करके की गई। कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों द्वारा तैयार की गई कई निम्न स्तरीय जादुई कलाकृतियों को सफल उत्कीर्णन के बाद बार बार टेम्परिंग से नहीं गुजारा जाता है, जिससे जादुई कलाकृतियों पर मौजूद रून सरणियों को नष्ट करना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा कई कलाकृति शोधकों के पास कलाकृति शोधन की अपेक्षाकृत खराब परिस्थितियां होती हैं। उन्हें जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आसानी से प्राच्य स्रोत नहीं मिल पाता है। जू परिवार को ही उदाहरण के तौर पर लें। हालांकि जू परिवार को जादुई कलाकृतियों को गढ़ने की विरासत कई वर्षों से प्राप्त है, लेकिन वे जादुई कलाकृतियों को गढ़ने के लिए जिस पानी का उपयोग करते हैं वह किसी ठंडे झरने का नहीं बल्कि एक साधारण झरने का पानी होता है, जिसके परिणामस्वरूप जादुई कलाकृतियों की गुणवत्ता साधारण ही होती है। लावा का पानी और ठंडे झरने का पानी दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। लू चेंगना ने जादुई कलाकृति को ठंडा करने के लिए लावा के पानी का इस्तेमाल किया और परिणामस्वरूप बनी जादुई कलाकृति स्वाभाविक रूप से बेहतर गुणवत्ता की थी।
लू वेनहुआ जादुई कलाकृतियों को गढ़ने में माहिर नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस क्षेत्र में नौसिखिया लू चेनगान इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जादुई कलाकृतियां कैसे बना पा रहा है। उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि उनके भतीजे में जादुई कलाकृतियों को गढ़ने की अपार प्रतिभा है और वह शायद इस कला में उस्ताद बन जाएगा। वह सच में प्रतिभाशाली है। मैं इन दोनों जादुई तलवारों को कबीले में वापस ले जाऊंगा। ये उत्कृष्ट गुणवत्ता की है और इन्हें ब्लैक पाइन माउंटेन मार्केट में नहीं बेचा जाना चाहिए। ये कबीले के साधकों के उपयोग के लिए कबीले में ही रहेंगी। ये वही शुद्ध लोहा है जिसकी आपने मांग की थी, साथ ही लौह अयस्क भी है जिसे परिवार ब्लैकस्टोन माउंटेन की लौह खानों से निकाल रहा है। ये उपवास की गोलियां और हरे नाशपाती की गोलियां हैं जो मैंने आपके लिए कुल से प्राप्त की है। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य साधना पर ध्यान केंद्रित करना है और आदर्श रूप से 20 वर्ष की आयु से पहले ची शोधन स्तर तक पहुंचना है। अंतिम चरण। जब लू वेनहुआ ने लू चेनगान के साधना स्तर का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। लू चेनगान जल्द ही 18 साल का हो जाएगा और 20 साल का होने में अभी 2 साल बाकी है। उनकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी ची शोधन के 5वें चरण में है। 20 वर्ष की आयु से पहले ची शोधन के 7वें चरण तक पहुंचना लू चेनगान के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हालांकि लू वेनहुआ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दाओ लू चेनगान के पास गोल्डन फिंगर है और उसे लगता है कि लू चेनगान 20 साल की उम्र से पहले ही ची रिफाइनिंग के अंतिम चरण को पार करना चाहता है। यह अंतिम चरण काफी कठिन है। चाचा जी, चिंता मत कीजिए, मैं दाव के महत्व को जानता हूँ। यद्यपि मैं इस दौरान कलाकृति शोधन के दाव का अध्ययन कर रहा हूँ, मैंने साधना करना कभी नहीं छोड़ा है। लू चेंगन ने लू वेनहुआ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे चाचा ने मुझे फिर से हरी नाशपाती की गोली भेजी है। इसकी औषधीय शक्ति के साथ मुझे विश्वास है कि मैं 2 महीनों के भीतर ही ची शोधन के 6ठे स्तर को पार कर लूंगा। वह अपनी ची शोधन के 5वें चरण की साधना में आधे से अधिक प्रगति कर चुका है। किंगली पिल की सहायता से उसे पूरा विश्वास है कि वह 2 महीने में ची शोधन के 6ठे चरण में प्रवेश कर लेगा। किंगलीदान एक श्रेष्ठ सहायक क्यूई शोधन चरण 5 साधक है। साधक द्वारा ली जाने वाली औषधीय गोली मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी के मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक फल जेड नाशपाती से बनी होती है। लू परिवार के पास हरे नाशपाती की गोलियों का फॉर्मूला है, लेकिन हरे जेड नाशपाती मिलना मुश्किल है, इसलिए लू वेनमेई को हरे नाशपाती की गोलियां बनाने का अवसर बहुत कम मिलता है। इसी अवसर पर ब्लैक माउंटेन मार्केट का भी उद्घाटन हुआ, जिसने कई स्वतंत्र साधकों को आकर्षित किया। लू परिवार द्वारा जेड नाशपाती की गोली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जेड नाशपाती एक स्वतंत्र साधक से ही खरीदे गए थे। लू परिवार को सीमित संख्या में जेड नाशपाती प्राप्त हुए और अंत में वे केवल 6 जेड नाशपाती की गोलियां ही बना सके। लू वेनहुआ ने इन 6 औषधीय गोलियों में से 4 को सीधे तौर पर बदल लिया। लू वेनहुआ लू परिवार के मुखिया हैं और लू चेनगान ने हाल ही में असाधारण प्रदर्शन किया है। हालांकि लू वेनहुआ ने सीधे तौर पर अधिकांश किंगली डैन की जगह ले ली है, लेकिन लू परिवार के साधक ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, बस निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित करो। लू चेनगान की समझदारी देखकर लू वेनहुआ संतुष्टि से मुस्कुराए। परिवार में अभी कर्मचारियों की कमी है, इसलिए मैं अब और यहाँ नहीं रुकूंगी। अगर आपको कोई समस्या हो तो परिवार को संदेश भेज देना। परिवार की स्थिति अब काफी बेहतर है, इसलिए बेझिझक संचार तंत्र का उपयोग करें। लू चेनगान को कुछ निर्देश देने के बाद लू वेनहुआ, जो अभी भी चिंतित थी, ने लू चेनगान द्वारा अभी बनाए गए 2 नए प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के हथियार ले लिए। जादुई कलाकृति परिवार को लौटा दी गई। लू वेनहुआ को फायर लोकस्ट माउंटेन से जाते हुए देखने के बाद लू चेंगना गांव का जायजा लेने के लिए नीचे गया। गांव में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद वह भूमिगत मैग्मा नदी में वापस चला गया। जादुई कलाकृति बनाने का काम अभी के लिए छोड़ दें और पहले अग्नि छाया तकनीक और अग्नि कवच तकनीक को पूर्णता तक पहुंचाएं। हे क्षेत्र, हमें आपकी राय चाहिए। लू चेनगान ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। साधना कलाओं के माध्यम से वह साधना के लिए बहुत सारे संसाधन अर्जित कर सकता था। हालांकि अब उसके पास खेती के संसाधनों की कमी नहीं है। उसने पहले ब्लैक पाइन माउंटेन के डाकू किसानों को मार डाला था और उनसे खेती के बहुत सारे संसाधन लूट लिए थे। फायर लोकस्ट माउंटेन की रक्षा करने के लिए उन्हें मिले पारिवारिक पुरस्कारों के अतिरिक्त ये संसाधन उनकी वर्तमान साधना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अग्नि छाया तकनीक और अग्नि कवच तकनीक वास्तव में उसकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ा सकती है। यदि परिवार का सामना ब्लैक पाइन माउंटेन बैंडिट कल्टीवेटर्स या रेड जेड माउंटेन जू परिवार जैसी स्थितियों से होता है, तो वह और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। ये पैनल लू चेंगना को फायर शैडो टेक्निक और फायर आर्मर टेक्निक दाववादी जादू मंत्रों की प्रगति को लगातार बढ़ाने की अनुमति देता है। इन दोनों दाववादी जादू मंत्रों का अभ्यास करना विशेष रूप से कठिन नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ पूर्णता तक पहुंचाना एक अलग बात है। साथ ही इस स्तर को विकसित होने में भी काफी समय लगता है। जैसे जैसे सूरज डूबता है और चांद निकलता है, समय धीरे धीरे बीतता जाता है क्योंकि लू चेंगना साधना में लीन हो जाता है। 1 महीने से अधिक समय के बाद लू चेनगान ने अंततः अग्नि छाया तकनीक और अग्नि कवच तकनीक, 2 दाववादी जादू मंत्रों में पूर्ण प्रगति हासिल कर ली और उन पर महारत प्राप्त कर ली। मंत्र साधक ने पूर्णता का स्तर प्राप्त कर लिया है। पिछले महीने में हुई प्रगति महत्वपूर्ण रही है, न केवल अग्नि छाया तकनीक और अग्नि कवच तकनीक में। पूर्णता स्तर तक साधना करने वाले ने अपनी साधना को ची शोधन के 6ठे स्तर तक भी पहुंचा दिया है। नाम लू चेंगान। जीवन काल 17/92। शारीरिक बनावट अग्नि सद्गुण आध्यात्मिक शरीर अग्नि से जुड़ाव ज्वालाओं से प्रतिरक्षित को बढ़ाया जा सकता है। साधना स्तर ची शोधन स्तर 6-100। साधना तकनीक दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला लघु उपलब्धि 93/100। कौशल फायर वर्ड फिंगर परफेक्ट 100/100। फायर सरपेंट तकनीक शुरुआती स्तर 6/100। अग्नि कवच तकनीक पूर्णता 100/100। फायर शेडो तकनीक पूर्णता 100/100। कलाकृति निर्माण तकनीक प्रारंभिक चरण 8/100। लू चेनगान ने अपने पैनल पर एक नजर डाली और जब उन्होंने साधना तकनीक देखी, स्वर्गीय अग्नि रहस्यवादी कला की प्रगति को देखने के बाद उनकी भौहें तुरंत तन गईं। दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला में उनकी प्रगति विशेष रूप से धीमी थी। साधना में निरंतर सुधार के बावजूद दिव्य अग्नि रहस्यवादी कला के बारे में उनकी समझ लघु स्तर पर ही बनी रही।
इससे साधना तकनीक के एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय काफी बढ़ गया, जिससे उसकी समग्र साधना प्रगति प्रभावित हुई।